मॉर्निंग पैनल दिखाइए स्क्रीन पे। सबके सब रेडी हमारी मदद करने के लिए। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर का सही है। मूवी के कैसे भी रिव्यू हो, अगर एक ही परिवार की तरफ से आएगी तभी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। यस, इट्स माय रूल, माय वे और आई वे। सर आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल है सीमेंट क्षेत्र से। कल सीमेंट क्षेत्र में थोड़ी हरकत थी, तो स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है इंडिया सीमेंट। इसका स्ट्रक्चरली लगता है कि लोअर लेवल से 180-200 में एक बॉटम आउट हो चुका, फिर एक हायर बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है इंडिया सीमेंट 239 के आसपास। स्टॉप होना चाहिए 235, इसके आसपास मिलता है तो ले लेना चाहिए। मेरा फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है 250। मेरे ख्याल से 250 तक जाना चाहिए और भी हायर जोन देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चरली लगता है ये जगह अच्छी है इंडिया सीमेंट को ऊपर जाने के लिए, अगर ऊपर जाना है तो। बस इंडिया सीमेंट। ओके, चलिए इंडिया सीमेंट, इस पर आपको नजर रखनी है। ये हो गई गावा सर की कॉल। अच्छा, मैं भूल गया था, अपॉलॉजीज सभी दर्शकों को। हैप्पी ओनम। आज ओनम का फेस्टिवल है, उसके लिए आप सभी को जो देख रहे हैं, आपको ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको भी ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को। मेरा टॉप ट्रेड होगा टाटा केमिकल्स पर। टाटा केमिकल्स एक सॉसर फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है, ऑल्दो साइडवेज में है ये काउंटर 1037 के लेवल्स पर है। कल एक वॉल्यूम के साथ अच्छा मोमेंटम देखा है काउंटर में। 1037 की क्लोजिंग दिया है। वंस अगर कल के हाइस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है अपसाइड मूव इसमें 1055 1058 के बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1029 का और 1055 के टारगेट्स के लिए। टाटा केमिकल्स, इंडिया सीमेंट रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज, मॉर्निंग एवरीवन, एंड सबको हैप्पी ओनम। आशीष जी, नजर है फार्मा सेक्टर पे। जैसे कि कल हमने ग्लेनमार्क दिया था, आज देंगे लुपिन। लुपिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कल दो ही काउंटर मुझे जो अच्छे लग रहे थे, ये दोनों ही थे, लुपिन एंड ग्लेनमार्क। तो लुपिन अगर आप देखें तो कल यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, जिसने अपना जो रिसेंट हाई था, स्विंग का हाई, जो करीबन था 1090 के आसपास और 1100 के ऊपर का क्लोज। तो ये जो दोनों चीजें है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी टिल एक्सपायरी। तो 1100 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। टारगेट जो होगा वो करीबन 1140 1150 का होगा, स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट। तो हम बाय करेंगे लुपिन 1100 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 1090 का। लुपिन इज बैक। खरीदारी करने का कॉल। आज का प्रेफर्ड ट्रेड सतपुते साहब का। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक आपका। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड सभी को हैप्पी ओनम। तो देखिए, एलएनटी पे खरीदारी करनी है, क्योंकि एलएनटी में पहले से अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो तो पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कल फिर से करेक्शन के बाद स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। इंटरडे चार्ट पे 2685 का रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है और अब वापस हमें एक रैली देखने को मिलेगी, जिसमें जो पिछले हाइज थे वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए 2765 2765 के टारगेट के लिए एलएनटी में खरीदारी करने की राय रहेगी और स्टॉप लॉसेस 2659 के रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और 2700 वाला 2700 का सितंबर का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जो 65 रुपए की क्लोजिंग थी, वहां पर आप 52 रुपए 52 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 90 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए ये होगी कॉल लार्सन एंड ट्यूब्रो पर। राजेश पालवे को जोड़ लेते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड हैप्पी ओनम टू ऑल द व्यूअर्स। तो स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जीएनएफसी का। कल के सेशन में काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे देखने को मिला और स्टॉक में जो एक अर्निंग के बाद जो एक करेक्शन था, ऑलमोस्ट सारा ही जो फॉल थे वो रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग बनी है जीएनएफसी, हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी कैरी करते हुए दिखेगा। 610 से लेके 615 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 579 के आसपास। जीएनएफसी, यह है पालविया साहब का प्रेफर्ड आइडिया। आज स्पेसिफिक ट्रेड्स के सारे टॉप कॉल्स हो गए हैं, लेकिन आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर,
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गौरांग सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और ओणम की शुभकामनाएं सभी को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से। तो डिफेंस क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है, सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। कल मेरे ख्याल से करीबन 135 के आसपास बंद आया था। इसकी चर्चा हमने पहले भी की होगी आप लोगों के साथ आशीष, लेकिन इस नाम को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि हमने जो हमारे लक्ष्य थे नतीजों को देखने के बाद और हाल ही में जो ऑर्डर मिले हैं डिफेंस क्षेत्र के तरफ से इस कंपनी को, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ साधा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बुनियादी तर्क के आधार पर, अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गौरांग सर, BL तो ठीक है, ये जियोजीत फाइनेंशियल में क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, एक साल का चार्ट उठा के दिखाइएगा, रुक ही नहीं रहा है। ऐसा क्या काम कर रहे हो आप लोग? आप लोगों की प्रार्थना है हमारे साथ और प्यार है, इस वजह से थोड़ी बहुत हरकत आ रही है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि कंप्लायंस इश्यू है, वरना फिर मुझे आपको मेरा बायोडेटा देना पड़ेगा नौकरी ढूंढने के लिए। हमारा प्यार तो उमड़ उमड़ के आ रहा है गजब के मुंह जियोजीत में। आज के टॉप कॉल क्विकली रैप अप कर रहा हूं। इंडिया सीमेंट्स गावस्कर का प्रेफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन है भाई साहब। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 235 रुपए। कविता जी की तरफ से टाटा केमिकल्स पिक बाय 1029 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए। सतपुते साहब ने फिर फार्मा को रडार पर रखा है और आज ल्यूपिन, इसके फ्यूचर्स खरीदने हैं 1090 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो खरीद सकते हैं, 2659 का स्टॉप है। चाहे तो 2700 का सितंबर का LNT का कॉल भी लिया जा सकता है। पालविया साहब कह रहे हैं GNFC, सारे बाय कॉल से ध्यान रखिएगा। GNFC पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक 579 के स्टॉप के साथ बाय, और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है, एक्यूमुलेट करना है इन लेवल्स पे लंबी अवधि के लिहाज से। तो गौरांग सर मानते हैं भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL कल भी ये हरकत में था क्योंकि ऑर्डर अपडेट्स आ रहे थे जुलाई ऑनवर्ड्स के, और आज फंडामेंटली वैसे ही पसंद आ रहा है। चलिए भाई, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। उसमें पहले तो अभी चर्चा हो रही थी, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स फिर से हो रहे हैं स्क्रीन्स पे, आज फिर होने की तैयारी है, और अपडेट्स हैं APL अपोलो ट्यूब्स को लेकर। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं APL में? APL में प्रोमोटर्स कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे आज के इस ब्लॉक में। करीब 0.85% ऑफ इक्विटी इनकी तरफ से बिकने के लिए आ सकती है, जो लगभग करीब 26 लाख शेयरों का सौदा होता हुआ दिखाई देगा जो प्रोमोटर्स बेचेंगे। जो साइज है करीब 400 करोड़ आका जा रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक का। यहाँ पर फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो करीब 1595 रुपए प्रति शेयर है, और कल की प्राइस की अगर आप कंपैरिजन करेंगे ये लगभग 4.3% के डिस्काउंट पर ब्लॉक होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब प्लान यही है कि 300 करोड़ तक का बेस साइज रहेगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक का, और इसको फिर और 116 करोड़ तक बढ़ाने की गुंजाइश है अगर डिमांड अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। तो APL अपोलो आज फोकस में रहेगा, जहां पर वो ब्लॉक डील होगी और प्रोमोटर्स कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। APL अपोलो ट्यूब्स प्रमोटर्स माल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं आज, और बहुत अच्छे मूव स्टॉक ने ऑलरेडी एंजॉय करें। लंबा चार्ट उठाइए, साल भर का चाहे तो या कुछ महीनों का उठाइएगा तो APL में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा। और कल जाते जाते सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों से ठंडा, ये देखिए पिछले समय का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक का, अब हाईस पे प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, प्लस कल का इंटरडे चार्ट सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ। गावस्कर, APL अपोलो ट्यूब्स चार्ट्स पे कैसा, हालांकि आज लार्ज ट्रेड होगा, उसके बाद कहां सेटल होता है उस पर अलग बात, लेकिन चार्ट्स पे वैसे कैसा प्लेस नजर आता है, एक्सक्लूडिंग ये इवेंट जैसा भी प्ले आउट हो? ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेच है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिल्कुल 1100 से 1600 चला गया, लेकिन यहाँ पर अपर रीजन में थोड़ा रेसिस्टेंस है, थोड़ा स्ट्रेच है। पॉसिबल है कि थोड़ा एक स्लाइड मेरे संभावना है, 1620 पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से 1700 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है APL अपोलो के लिए। गुरांग सर, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू क्या होगा फंडामेंटली APL अपोलो पर इतनी बड़ी रैली के बाद?
अनुज भाई देखिए, अगर कोई ब्लॉक डील होती है तो कोई बेचता है तो सामने कोई खरीदता भी है। अगर आप कंपनी के बारे में हमें पूछे तो जिस प्रकार का इनका मार्केट शेयर है, प्रोडक्ट ऑफरिंग है, वो तो बहुत शानदार और मजबूत है। और मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि अगर किसी अच्छी कंपनी में इस तरीके से अगर कोई ब्लॉक डील होती है या फिर कोई बड़ा निवेशक यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और अगर वो दाम जो है वो मौजूदा स्तर के आसपास या उसके थोड़े बहुत डिस्काउंट में भी होता है, तो आपको उस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई इस कंपनी का और इस बाकी इस अन्य कंपनियों का हमें भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। भाई करेक्शन में फंडामेंटली तो ठीक है कंपनी, लेकिन गावा सर कह रहे हैं टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है। और आज देखते हैं लास्ट ट्रेड के बाद कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद रिविजिट करेंगे। बट ऑब्वियस आज जब टॉप न्यूज में सबसे पहले इसकी जिक्र हुआ है तो ये रडार पे रहेगा। आज सुबह शायद मैंने तो आज सुबह देखा, पता नहीं रात में आई नहीं आई खबर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने एक अधिग्रहण कर डाला है। हर्षदा, ये आज सुबह ही कल रात की है? एक्चुअली कल रात को मुझे भी नहीं दिखी थी, लेकिन हाँ, मैंने भी जब आज तक मैंने सुबह बंद करा तब तक तो खबर नहीं दिखी थी मुझे। तो यहाँ पर दरअसल एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिसको अक्वायर कर रही है कंपनी। अब यहाँ पर ट्रैको की जो खासियत है कि ये दुबई हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन इसकी कुछ अफ्रीकन नेशंस में, इथोपिया, कीनिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो लगभग $55 मिलियन यानी कि $5.5 करोड़ में ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अब गोकुलदास के जो इंटरनल अक्रूवल्स है उसके जरिए दरअसल ये लार्जली डील फाइनेंस होगी और कुछ कर्ज कंपनी ले सकती है। याद रखिएगा इस समय गोकुलदास नेट डेट फ्री कंपनी है। अब टार्को की जो मार्केट है वो लार्जली यूएस और यूरोप में है। खास तौर से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी कीनिया और इथोपिया में, और साथ ही साथ इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 40 मिलियन गारमेंट्स की है एन्युअली। गोकुलदास की जो कैपेसिटी है वो 36 मिलियन गारमेंट्स की है एन्युअली। तो वहां पर इनको इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के साथ सीधे कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये कैलेंडर ईयर 22 में टार्को की आय जो थी वो करीब करीब $10 करोड़ की थी, और हमने देखा था 7.2 मिलियन डॉलर के आसपास तक का इनका प्रॉफिट निकल कर आया था। लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है कि इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद इनको दरअसल यूरोप में एंट्री मिलेगी, और जैसे ही वो यूके के साथ एफटीए दरअसल भारत का साइन हो जाता है तो गोकुलदास के लिए एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने मार्केट को उस लिहाज से स्केल करते हुए दिखाई देंगे। एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है जो कंपनी ने किया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स तो भाई बढ़िया, एक अपैरल मैन्युफैक्चर, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को भी डाइवर्सिफाई और एड्रेसेबल मार्केट में और मजबूत करने के, एड्रेसेबल मार्केट यूएस और यूरोप इन सभी कंपनीज के लिए, उस पर भी अपनी पकड़ बनाने के लिए। और नीरज वाजपेयी बता रहे थे शायद ईपीएस एक्रेटिव है, सुबह उन्होंने टीम में डाला था, यानी कि जो मौजूदा ईपीएस है उसमें एड ऑन करता हुआ डे 1 से अधिग्रहण नजर आएगा। गौरांग सर, पहले तो फंडामेंटली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कैसा प्लेस्ड? ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि गोकुलदास जो चार्ट में दिख रहा है, सारे टेक्सटाइल स्टॉक पिछले 1 महीने में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैंने मेरे ख्याल से कुछ 2 हफ्ते पहले मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी सुनी थी इनके कारोबार को लेकर के, आशीष, और मैनेजमेंट तब मेरे ख्याल से करीबन 560 के आसपास चल रहा था। और मैनेजमेंट अपने कारोबार को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है, और ज्यादातर इनका कारोबार विदेशों में होता है, स्थानीय मार्केट में इतना कुछ कारोबार है नहीं इनका। और इस प्रकार का अधिग्रहण मेरे ख्याल से इस गारमेंट या फिर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए इसकी जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर के अपनी जो मौजूदगी है वो और ज्यादा फैला सकते हैं, यानी कि इनकी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जैसे अभी अर्शदा जी भी बता रही थी, वो और मजबूत कर सकते हैं और वहां पर पहुंच सकते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। कारोबार को लेकर के जो टिप्पणियां आई है उसके आधार पर हमें लग रहा है कि भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन एक बेहतरीन कंपनी अगर आपको इस क्षेत्र में ढूंढना है तो आई थिंक गोकुलदास एक्सपोर्ट इज अ वेरी क्रेडिबल कंपनी। कर भी रही है ऑफ लेट, आज अधिग्रहण भी हुआ है, उसकी न्यूज पे रिएक्ट करना है। मानस, गोकुलदास चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ, आई थिंक 2 मंथ पहले मेरी नजर में आया था, क्योंकि वहां पर अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके टारगेट 750 रुपए के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 125 या 150 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए, कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, 520 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 750 रुपए के सेट करने, जो मैं उम्मीद करूंगा शायद आने वाले 6 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकता है।
अब ये एक्विजिशन वैसे काफ़ी अच्छा है आशीष, काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है इन्होंने। और गोकुल दास मुझे याद है 2005 में आईपीओ आया था इस कंपनी का। उस समय ये टाउटेड था कि इंडिया की बेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी थी उस समय। स्टॉक का आईपीओ आया, काफ़ी फैंसीड आईपीओ था। उसके बाद ये स्टॉक 70-80% गिरा था और उसके बाद वहाँ से ये स्टॉक जो है 10 बैगर से ज़्यादा रहा। और मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप आईपीओ प्राइस से देखेंगे तो आईपीओ इन्वेस्टरों को कोई खास रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन मतलब ये बेयर मार्केट आई है, बहुत बड़ी स्ट्रांग बुल मार्केट है। तो ये जो राइजिंग जैसे ना फिनिक्स की तरह से जो राइज करता है, ये उस तरीके का एक स्टॉक रहा है। तो कई बार होते हैं ऐसे केसेस जिसमें स्टॉक 80-90% गिरने के बाद भी कम बैक करते हैं, ये उनमें से एक स्टॉक था। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स फंडामेंटली चर्चा हो गई, टेक्निकल कैसा पॉइज्ड है इस पे बात हो गई। देखते हैं एक्विजिशन के बाद ईपीएस एक्रेटिव एक्विजिशन जो कहा जा रहा है अच्छा एक्विजिशन है, स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया हुआ है। अच्छा, सरकारी कंपनीज और सरकारी में भी आरसीएफ, एनएफएल जैसे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, क्यों? यहाँ पर मनी कंट्रोल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है आशीष की आरसीएफ और एनएफएल का जो सरकार ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी कर रही थी, वहां पर इन्वेस्टर रिस्पांस बहुत ही ठंडा है और इस वजह से ये ओएफएस दरअसल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देगा। सेकंड क्वार्टर में दरअसल आरसीएफ और एनएफएल के ओएफएस लाने की सरकार की तैयारी थी, जहां पर आरसीएफ में सरकार रफली 10% स्टेक ऑफलोड करना चाह रही थी और एनएफएल में लगभग 20% स्टेक ऑफलोड करने की तैयारी थी और इन दोनों ओएफएस के जरिए लगभग 1200 करोड़ रुपए सरकार रेज कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, ये फिलहाल प्लान अब थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा रहा है। देखते हैं सरकार का क्या इरादा रहता है और कब दरअसल इन कंपनियों का ओएफएस आता है। फिलहाल बहुत ही टेपिड रिस्पांस इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है। लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, लोग बहुत इच्छुक नहीं है, तो इन्होंने कुछ रोड शो करे होंगे, उससे रियलाइज हुआ होगा, तो फिलहाल टालने का मन, देरी हो सकती है इन ओएफएस में। ये सिर्फ सिर्फ फर्टिलाइजर की कहानी है, ऐसा मानूं कि ओवरऑल सरकारी कंपनी से बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद जनरल ब्रश, सबको एक ब्रश से तो पेंट नहीं करना चाहिए, है ना? ये फर्टिलाइजर वाला इशू हो सकता है। बिल्कुल सही। एक देखिए, आप ये फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियां हो गई या फिर एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, इसको आप एक तरफ रखिए आशीष, और दूसरी तरफ आप रखिए डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़े समय पहले कर रहा था। तो एक बहुत ही बड़ा अंतर दिखता है। तो अगर आपने सही फरमाया कि एक ही ब्रश से सभी को पेंट नहीं करना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर। और मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो कमूमन साल में 1 या 2 बार हरकत में आते हैं, बारिश के पहले या फिर सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं होती है यूरिया फर्टिलाइजर को लेकर के, तब हरकत में आती है और फिर एक ठंडे बक्से में चला जाता है। और उसके आधार पर ही मुझे लग रहा है सरकार ने निर्णय बनाया है कि इसको पीछे ढकेल दिया जाए, क्योंकि निवेशकों की रुचि नहीं आई है। और अगर इंटरेस्ट आता है किसी का आशीष, तो वो आता है कारोबार को लेकर के और कारोबार के भविष्य को लेकर के। अब वहां पर ही अगर थोड़ा बहुत कमजोर माहौल हो तो मेरे ख्याल से कोई भी छोटा मध्यम वर्गीय या बड़ा निवेशक अपने आप को दूर रखेगा। पालवे साहब, एक काम करें, आरसीएफ बहुत अच्छे मूव इसने भी एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपरी से अब ठंडा पड़ रहा था और आज खबर, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब खबर तो बुरी है स्टॉक के लिए। लोग ओएफएस में इच्छुक नहीं है, पैसा डालने के लिए टालना पड़ रहा है, कैसा बिहेव कर सकता है? तो आशीष जी, लास्ट वीक में स्टॉक में एक अच्छा रनअप था और एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन रेंज का होते हुए दिखा था। जरूर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कल के सेशन में आते हुए दिखा है, बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक में 118, 119 के लेवल इंटेक्ट है, यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड ओपन रहेंगे। 118 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, देन स्टॉक वापस अपने 113, 112 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो आज की ओपनिंग के बाद 118 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर वो निकलता है नीचे की तरफ तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एक बार एग्जिट किया जा सकता है। 118 वॉच आउट करिए, अगर दबाव में आ रहा है और उस लेवल्स के नीचे स्लिप हो रहा है तो अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिएगा, दिक्कत इस स्टॉक के लिए बढ़ सकती है। हमने शुरुआत करी थी एक बड़ा ट्रेड आज जो हो सकता है और कल बहुत सारे कल्मिनेट हुए हैं, उन पे आऊंगा पहले, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को एड्रेस कर लिया जाए। कल वो मेगा एजीएम आपने डिटेल में सुनी होगी, उसके बाद दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे। यतिन पहुंच चुके हैं स्टूडियोज। यतिन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस?
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए जो ब्रोकरेजेस का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अनचेंज है। 2900 से लेकर 3100 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप 5 बड़ी चीजें जो ब्रोकरेजेस ने आज कही हैं वो देखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन हुआ है और जो सक्सेशन प्लानिंग की अनाउंसमेंट हुई है, तीनों जो जूनियर अंबानी, अगर मैं इसको ऐसे कह सकूं, बोर्ड में इंडक्ट किए गए हैं और 3rd जनरेशन का ये बोर्ड पे इंडक्शन हुआ है। सब्सिडरी लेवल पे ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी थे, लेकिन अब जो होल्डको है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वहां के बोर्ड में इनको इंडक्ट किया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चेयरमैन साहब ने यस्टरडे ये भी कहा कि रिलायंस रिटेल में और भी बहुत सारा इन्वेस्टर इंटरेस्ट है और जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा कोई तो एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ब्रोकरेज जो है वो अब रिटेल में काफी सारे इक्विटी डील्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जो डिजिटल सर्विसेज, जियो एयर फाइबर की लॉन्च की बात की गई है, वो भी बहुत जबरदस्त लग रही है ब्रोकरेजेस को। इसके अलावा जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, यहाँ का जो केपेक्स है वो ऑन ट्रैक है। मार्केट को इस पे क्लैरिटी चाहिए थी और क्लैरिटी मैनेजमेंट ने दी है। 75,000 करोड़ का केपेक्स यहाँ लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी बिजनेस, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी बिजनेस में आपको बढ़िया से चीजें दिखाई दे रही हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस का भी अब डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो ये एक एडिशनल चीज थी एएमसी कारोबार में विस्तार करने के अलावा। और सबसे अहम पॉइंट जो नुमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 45 साल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नहीं किया है वो अगले 10 साल में आपको वैल्यू क्रिएशन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त तरीके से यहां आपको अनलॉकिंग होती हुई दिखाई पड़ सकती है। आशीष, ब्रोकरेजेस का कंसर्न भी है 3-4 बिजनेसेस पे। सबसे पहले भारती और वोडाफोन आइडिया, जियो की जो रणनीति है टेलीकॉम सेक्टर में और जो वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने की, उससे शायद इन दोनों प्लेयर्स को रिस्क हो सकता है। नायका को नए रिटेल के कॉस्मेटिक ब्रांड्स और जो विस्तार वहां हो रहा है उससे रिस्क हो सकता है। जी का जो Z5 जो प्लेटफॉर्म है, इसको रिस्क जियो सिनेमा का हो सकता है। और बोफा के हिसाब से पेटीएम को भी एक रिस्क हो सकता है क्योंकि मर्चेंट पेमेंट्स और पेमेंट सॉल्यूशंस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी एग्रेसिवली आने वाली है। येस्टरडे ये एजीएम में अनाउंस हुआ। तो ये जो 4-5 कंपनियां हैं रिलायंस के अलावा, यहां भी आज फोकस कीजिए क्योंकि ब्रोकरेज को लगता है कि येस्टरडे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी एजीएम में, शायद इन कंपनीज को आगे जाके ग्रोथ पे रिस्क हो सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से छान दिया। जतिन ने आपको सारी डिटेल्स दे दी, रिलायंस के एजीएम की हाईलाइट, ब्रोकरेजेस क्या पॉइंट आउट कर रही हैं और क्या की कंसर्न्स हैं पीयर्स, कॉम्पिटिटर्स के लिए। किसी भारती, किसी वोडाफोन को रडार पर रखिए, किसी पेटीएम को रडार पर रखिए, किसी नायका को, किसी जी एंटरटेनमेंट को। इन सब के लिए अलग अलग रिस्क आती हुई इसके एग्रेसिव प्लान्स जो अनवेल किए गए उसके बाद। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सतपुते साहब चार्ट्स पे फंडामेंटली आपने कहा मोटा मोटी 2900 से 3100 है ना, 2450 के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक। फंडामेंटली तो ठीक तस्वीर, टेक्निकली कैसा पॉइस, ये एजीएम से पहले नहीं चला और कल भी पस्ती था सतपुते साहब। हाँ जी आशीष जी, देखिए कल का अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखें तो कल हमने इसमें एक जम के कॉल राइटिंग देखी। तो यहाँ पे 2500 के आसपास देखे, यहाँ पे एक हेवी कॉल राइटर खड़ा है। 2444 का इसका कल का क्लोज है। तो यहाँ पे लगता है कि एक बार के लिए 2400 के आसपास ये नीचे आएगा। लेकिन आशीष जी, टू बी फ्रैंक विथ यू, आई एम नॉट बेरिश ऑन रिलायंस। प्रोबेबली एक ट्रेड बनेगा 2400 के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, दैट इज इंटैक्ट। तो ये जो करेक्शंस आ रहे हैं, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये 2400 के आसपास खुलता है, मिलता है, आई थिंक वहां पे हम बाय करेंगे रादर देन सेलिंग ऑन रिलायंस। तो रिलायंस इज अ बाय फॉर मी, बट समवेयर नियर 2400 लेवल। 2400 के आसपास खरीदारी करने का मन, कंडीशनल बाय। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई, डिटेल में चर्चा हुई। ध्यान रखें, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कर लें। कल के लार्ज ट्रेड्स, हर्षदा, कल जोमैटो, कल वो स्टार हेल्थ, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? जोमैटो में तो टाइगर ग्लोबल ने अपना जो भी बचा हुआ स्टेक था 1.44% का, वो पूरी तरह से ऑफलोड कर दिया है। और यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग नाम सामने निकल कर आए जिन्होंने साइजेबल चंक्स में दरअसल जोमैटो में इन्वेस्ट किया है। तो रफली ये करीब 90-91 के बीच ज्यादातर निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है कल के ब्लॉक में। सिटी ग्रुप ग्लोबल ने करीब 8.36 लाख शेयर खरीदे, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने 31 लाख, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लगभग 2 करोड़ शेयर खरीदे हैं,
1.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं मॉर्गन स्टैनली एशिया के फंड ने, और यहां पर सोसाइटी जनरल ने भी करीब 4.25 लाख शेयर खरीदे, पीएनबी बारबा ने करीब 30 लाख शेयर खरीदे, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने मिलकर करीब 26 लाख शेयर खरीदे हैं। तो ये सामने वो नाम आए और बड़े चंक्स में दरअसल जोमैटो के शेयर को हाथों हाथ लिया गया है। साथ ही अगर आप स्टार हेल्थ का ध्यान दें तो स्टार हेल्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डैम ने करीब 2.85% अपना हिस्सा बेचा। साथ ही एमआईओ आईवी स्टार ने लगभग 0.6% हिस्सा बेचा। तो ये बिकवाली वाले प्लेयर्स थे और आरओसी इन्वेस्टमेंट ने भी 0.3% बेचा है। लेकिन खरीदार कौन थे? फिडेलिटी ने 1.76 करोड़ शेयर खरीदे हैं। 32 लाख से ज्यादा की खरीदारी फिल्म इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ से हुई है और आईसीआईसीआई प्रू जैसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने करीब करीब 39 लाख शेयर खरीदे। तो यहां पर भी बड़े चंक्स में दरअसल निवेश हुआ है। गौरांग से बड़ा मुश्किल है। आप लोग क्या कर रहे हो ये न्यू एज में? कोई बड़ा नाम निकल रहा है तो इक्वली बड़े नाम घुस रहे हैं, पर ऐसे ही आईपीओ के समय भी बड़े बड़े नाम का झांसा था। समझ में नहीं आता क्या करना है। जोमैटो आप लोग खरीद रहे हो क्या? आशीष, जितने भी नाम अभी हर्षिता ने खरीदारी की सूची में अपने सामने रखे वो बहुत बड़े नाम हैं। आप किसी भी नाम को देख लीजिए तो बहुत बड़े नाम है, और हमारी दोनों पर ही जोमैटो और स्टार दोनों पर ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और जोमैटो पे जो हमारा पहला लक्ष्य था वो नतीजों देखने के बाद और ब्लिंकिट का योगदान जिस तरीके से बढ़ रहा है बैलेंस शीट पर और शुद्ध मुनाफे पर, और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी ब्लिंकिट के कारोबार को लेकर के काफी मजबूत थी। 120 तक के आसपास के लक्ष्य मेरे ख्याल से जोमैटो पर है और स्टार हेल्थ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। और मैं जैसे बता रहा था अभी कि अगर कोई बेच रहा है तो सामने कोई खरीद रहा है, तो आपको एक सकारात्मक रूप से इस चीज को देखना चाहिए। ओके, दोनों में खरीदारी करने का मन है। 115 120 में कल ब्रोकरेजेस, कई सारी ब्रोकरेजेस के भी फंडामेंटल टारगेट्स थे। गौरांग सर भी 120 की बात कर रहे हैं जोमैटो पे, और स्टार हेल्थ भी इन लेवल्स पे पसंद आता है। दोनों में बड़े मार्की नेम्स वाकई चेक इन हुए भी हैं। गाबा सर, जोमैटो चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जोमैटो का चार्ट मुझे पसंद है। पिछले दिनों भी हमने इसको एनालाइज किया था। जो मेरा टेक्निकल टारगेट है वो है 114, उसके पहले था 100 और 100 अचीव हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर रुकेगा क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो अपमूव मिलेगा वो 114 तक लिया सकता है। यस, जोमैटो इज अप। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोमैटो में करीब है 80 के आसपास। मजबूती कायम रह सकती है भाई। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आती है गाबा सर को। स्टार हेल्थ, कविता जी। या आशीष जी, सो स्टार हेल्थ को अगर पोजिशनली मैं वेरी हाई टाइम फ्रेम चार्ट पर देखती हूँ तो ये अपनी 20 मंथ्स मूविंग एवरेज को सरपास करने की कोशिश कर रहा है। तो अंटिल काउंटर अपनी 598 600 के लेवल्स के ऊपर है तब तक इसमें पोजिशनिंग की जा सकती है। 1612 के लेवल्स निकालता है तो पॉसिबल टारगेट्स जो पोजिशनल बेसिस पे दिखते हैं वो 699 तक के दिखते हैं। मुझे लगता है 600 के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजिशन है तो बने रहे। एक लार्ज ट्रेड और था कल, स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस का। प्रमोटर एंटिटी शासूर एंटरप्राइजेज ने 2,30,000 शेयर 438 पे बेचे हैं। खैर ये पूरा चंक मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदा, लेकिन प्रमोटर एग्जिट हुए हैं। यहां पे भी एक मार्केट चेक इन हुए। देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है, तब खुलने के बाद स्टॉक पे चेक लेंगे। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज। यहां पर आज कुछ और खबरों में आशीष ध्यान रहेगा सन फार्मा पर भी। कंसिडरिंग कल कंपनी की एजीएम हुई है और उस एजीएम में कुछ हाईलाइट किया गया है कि यहां से आगे किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट करेगी। तो लार्जली एक सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है FY24 में। कंपनी का ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस को एक्सपैंड करने की तैयारी यहां पर चल रही है और R&D स्पेंडिंग जो रहेगी FY24 सेल्स की करीब 7 से 8% की रहेगी। ये कुछ बयान आए हैं कल की एजीएम में। साथ ही साथ कल एक इन्वेस्टर डे भी हुआ पिरामिड एंटरप्राइजेस का, तो वहां से भी कुछ हाइलाइट्स निकल कर आए हैं। कंपनी बेसिकली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट CAGR बेसिस पर 15% टारगेट कर रही है FY23 से FY28 के बीच में। कंपनी ने यह भी कहा है कि रिटर्न ऑन एसेट्स कंसोलिडेटेड लेवल पर FY28 तक 3 से 3.3% के आसपास रहेंगे। ये अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को डबल करना चाहती है FY28 तक, और कंपनी बेसिकली अंडर डिजर्व्ड कस्टमर्स पर ही फोकस कर रही है।
तो ये फिलहाल कंपनी का प्लान है बिजनेस को स्केल करने के लिए। अब इसके अलावा कुछ और खबरों में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ये टीवी18 की एक्सक्लूसिव अपडेट है कि कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। 500 करोड़ कंपनी रेस करेगी, 1641 के आसपास फ्लो प्राइस है और QIP का की जो रकम है उसका इस्तेमाल लार्जली वर्किंग कैपिटल को फंड करने में किया जाएगा। कंपनी अपना कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है अपने सब्सिडरीज के थ्रू, तो वहां पर भी वो रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब यहां पर 13% डिस्काउंट पर ये QIP लाया जा रहा है। SJVN का जो ग्रीन एनर्जी की इकाई है उसे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनको लगाने हैं 320 मेगावाट के। ये लगभग 1900 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ले सकता है प्रोजेक्ट, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। LTI माइंडट्री ने एक SaaS कंपनी कास्ट AI के साथ टाई अप कर लिया है। ये बेसिकली अपने क्लाउड इन्वेस्टमेंट्स को और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। लार्जली कास्ट AI के साथ जो भी कंपनी काम करती है वो अपने कॉस्ट को 60% कम कर देती है इनके AI सॉल्यूशंस के जरिए, तो उसका फायदा भी LTI माइंडट्री के कस्टमर्स को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रखिए इनको रडार पे। अदानी ग्रुप को रडार पे रखिए। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई स्केड्यूल्ड है। नतीजे आने 2 कंपनीज के। जिलेट इंडिया ये जून एंडिंग कंपनी है, तो इसका Q4 और फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आएंगे। SBFC फाइनेंस हाल में लिस्ट हुई थी, Q1 नंबर्स, जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे पहली बार लिस्टिंग के। और हीरो मोटोकॉर्प इसकी एक लॉन्च शेड्यूल्ड है। करिश्मा आपको याद होगा बाइक, करिश्मा को फिर से लेकर आ रहे हैं करिश्मा XMR नाम से, तो नेम प्लेट करिश्मा की वापस रिवाइव करती हुई हीरो मोटोकॉर्प आज वो लॉन्च के लिए करिश्मा लॉन्च हो रही है वापस। करिश्मा तो हमारे कॉलेज के टाइम पे वो जो बाइक बिल्कुल सही, वो जलवे थे इसके उस टाइम पे। तो खैर ये आज लाइट इस पे खुलेगी, अभी अंधेरे में खड़ी हुई बाइक। खैर चलिए इस नोट पर हमने सारी चर्चा कर ली, मुनाफे की तैयारी अब समेट ली जाए। शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा CNBC। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की और मार्केट में आज क्यूज अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट्स एटलीस्ट अच्छे क्यूज। कल मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम था, ऑलमोस्ट हाइस पर जाकर बंद हुए, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्रूशियल लेवल्स पर बंद हुए। निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, तो थोड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर प्लेस्ड है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। वीरो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी करीब 34,600 पे। एशिया में बिल्कुल फ्लैट रुझान और हैंगसेंग अच्छी खासी एक तेजी लेकर कारोबार करता हुआ। आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। 1/4% उछाल के साथ गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस आते हुए हम 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। खैर अभी प्री ओपन का आगाज होने वाला है, उससे पहले एक काम करा जाए, आज के स्पॉटलाइट्स। तो बिग स्टॉक्स में तो थे दिग्गज, इंडस टावर और PVR आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स। आज स्पॉटलाइट कहां पे पड़ी है? स्पॉटलाइट में एक लार्ज कैप और एक लार्जिश मिड कैप। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। और एक्सिस बैंक मैं ऑलमोस्ट बिग स्टॉक में लेने वाला था, फिर मैं सोचा इसको स्पॉटलाइट में डिस्कस करेंगे, शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सिस बैंक का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो चैनल है इसको ये 2 बार तोड़ने की कोशिश कर चुका है, नाकाम रहा है, तीसरी बार कोशिश कर रहा है। ये नॉर्मली तीसरी बार अगर एक चैनल का टेस्ट होता है तो नॉर्मली ब्रेक होता है वो, तो इसके लिए ये हम इस स्टॉक को अपने रेडार पर रखने वाले हैं। ये जो चैनल है ये अब पॉइंटर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है एक्सिस बैंक के लिए और इसके लिए ये हमारे रेडार पर है। 4 साल का चैनल है ये, तो ईयरली चैनल्स पे जब भी ब्रेकआउट आता है तो बड़ा होता है, सभी मूविंग एवरेज से ऊपर है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। बाकी सब स्टॉक्स में थोड़ा सा भले प्रॉब्लम रही हो, लेकिन एक्सिस बैंक काफ़ी वीक रहा है। कल एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, उन्होंने जो एक्सिस बैंक से मैनेजमेंट कॉल हुई उसके हिसाब से उनको 18% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और 1200 रुपये का जेफरीज प्राइस टारगेट लेकर चल रहे हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। और उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट का भरोसा है कि 18% ROE टिकाऊ है। अगेन ये सब जेफरीज बोल रही है
और एक मार्जिन को लेकर भी एक अच्छा आउटलुक दिया है उन्होंने, क्योंकि फंडिंग प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल बुलिश है वो इस स्टॉक को लेकर। इसके लिए जेफरीज इसको बुलिश लेकर चल रहा है, इसके लिए ये स्टॉक हमारे स्पॉटलाइट पर है। दूसरा स्टॉक जो हम वॉच आउट कर रहे हैं वो है अच्छा, अगेन जेफरीज बोल रहा है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। दूसरा स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी प्योरली टेक्निकली वॉच आउट कर रहे हैं आप। ये याद होगा आपको, एक वर्टिकल रैली आई थी, उसके बाद जब वो एक कोलैप्स आया था वो फीस शेयरिंग को लेकर, उसके बाद टेक्निकली स्टॉक कभी रिकवर कर नहीं पाया। अब ये इस चैनल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और पीएसयूज में हमने ऑलरेडी देखा है कि काफ़ी बुलिश तड़का है। तो देखते हैं फाइनली क्या आईआरसीटीसी अपनी ओल्ड ग्लोरी की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये 2 साल का एक चैनल है, 2 साल पहले ही खराब न्यूज़ आई थी, उसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, और अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं लास्ट 2-3 दिन से। तो ये एक स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल कॉल नहीं है दोनों के दोनों स्टॉक। बिल्कुल ठीक, बाय और सेल आइडियाज नहीं, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स को रखिए अपने रडार पे। एक्सिस बैंक और आईआरसीटीसी आज के स्पॉटलाइट्स। प्री ओपन की शुरुआत हो चुकी है। वीरू, क्या रुझान है भाई? जी आशीष, पहले एक बार रुपए को देखते हैं। करीब करीब 4 पैसे मजबूत, करीब 82.59 के जोन में भारतीय रुपया खुला है 4 पैसे की मजबूती के साथ। आज के स्पॉटलाइट में एक्सिस बैंक, आईआरसीटीसी, आइए शिरकत करते हैं अब इस प्री ओपन में। 19340, 34 अंक ऊपर, यानी कल की जो हाईएस्ट क्लस्टर था इट वाज आई थिंक 19366, उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हुआ लगभग 20 अंकों के फ्रैक्शन से। आते हैं कुछ दिग्गजों को देखते हैं, उसके बाद अर्निंग्स पर आएंगे, मतलब न्यूज फ्लो पे आएंगे। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्ट एजीएम, आपने आज हाउस व्यूज सुने हैं कुछ देर पहले यतिन के मुखमंडल से, और एक बार रिलायंस को देखते हैं। इट्स 2442, बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद आप लेके आइए एक बार आप एचडीएफसी बैंक, कल इसमें एक स्टेबिलिटी थी, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट कल बैंक निफ्टी को मिला था। बैंक निफ्टी ने जो स्ट्राइक किया क्लोजिंग के वक्त अपना 20-day एक्सपोजर में, इट्स 1589, 1% ऊपर, दैट्स गुड। एटलीस्ट इंडेक्स के लेवल पे कंफर्ट होगा बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक के इस मूव से। बाकी एक्सिस बैंक जो अनुज ने अभी टिप्पणी करी उसको भी देखेंगे, और उसके बाद आते हैं आज की न्यूज फ्लो पर। अपोलो, एपीएल अपोलो को लेके आइएगा, उसके बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। इन 2 स्टॉक्स को सबसे पहले देखेंगे। याद रखिएगा एपीएल अपोलो इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर भी रहा है। आपकी स्क्रीन पे 1645, लगभग 1.5% नीचे अब। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसको भी देखते हैं। आई मीन इस बड़े एक्विजिशन के बाद यहाँ पे मूव किया है। इट्स 32, करीब 32 रुपए ऊपर, 645 पे, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, और एक बार आप इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स को लेके आए, आरसीएफ और एनएफएल को, इन दोनों को देखते हैं। ओएफएस में देरी संभव है ठंडे रिस्पांस के चलते। आपकी स्क्रीन पे करीब 121 पे आरसीएफ, एनएफएल लगभग 67-90 पे बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। सन फार्मा, इन्होंने FY24 आउटलुक शेयर किया है, और उसके बाद यहाँ पर रुझान क्या है, दिशा क्या है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इट्स 1128, करीब करीब 11 रुपये 80 पैसे ऊपर ट्रेड करता हुआ। और एक बार जोमेटो लेके आइएगा, अभी कुछ देर पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। कल कुछ बड़े एग्जिट, लेकिन कुछ बड़ी एंट्री। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था विद नेगेटिव बायस। आपकी स्क्रीन पे आज करीब 93 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, लगभग 3-4% और ऊपर। एक बार एक्सिस बैंक लेके आइए, जो कि स्पॉटलाइट में आज शामिल भी किया गया। महत्वपूर्ण स्टॉक है इस अगस्त की सीरीज में, सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक स्टॉक फ्यूचर 986 पर ट्रेड करता हूँ, अभी बिल्कुल फ्लैट। अनुज, बिल्कुल। खैर इन सब स्टॉक्स पर नजर रहेगी। करेंसी भी ठीक ठाक ही खुली है, डॉलर इंडेक्स के नीचे होने का थोड़ा फायदा मिला है हमको आज। वीरू मेंशन कर ही रहे थे, 5 पैसे के आसपास का मूव है। 8263 वाला 8258 पे हल्की मजबूती के साथ शुरुआत। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग दिखा दीजिए। कच्चा तेल, सोना, चांदी। सोना 85 रुपए मजबूत, 58,972। चांदी भी फ्लैट खुला है, 63 रुपीज का उछाल, और कच्चा तेल भी एकदम सपाट। करेंसी सपाट, बाकी तीनों आपके स्क्रीन पर कमोडिटीज ऑलमोस्ट सपाट, हाँ स्लाइटली इन ग्रीन। सबकी शुरुआत होती हुई सुबह सीधा सौदा वाले 20 स्टॉक्स, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। HCL टेक्नोलॉजीज एक करार करा, लाइकवाइज LTI माइंडट्री के करार के चलते दोनों दिग्गज आईटी कंपनीज को ग्रीन रखा। बॉम्बे बर्मा इसीलिए ग्रीन क्योंकि गो फर्स्ट को लेकर कुछ इमरजेंसी फंडिंग, सैलरीज के पेमेंट्स वगैरह करने की कर दिए गए, भुगतान करे गए, इस तरह के अपडेट्स आते हुए, तो इसीलिए बॉम्बे बर्मा ग्रीन। स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज में लार्ज स्टेट में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा जिसे एक मार्की फंड ने खरीदा।
ओरिएंट ग्रीन केपेक्स एग्रेसिव 1 गीगावाट 1000 मेगावाट की तैयारी रिन्यूएबल में। कैप्टन पाइप्स पहली बार अगस्त में इस तरह का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर बैक किया। स्टार हेल्थ लार्ज ट्रेड्स और इसमें कुछ एफआईआईज, मार्की एफआईआईज और डोमेस्टिक फंड कल चेक इन करे। जोमैटो में भी टाइगर ग्लोबल ने एक तो ओवरहैंग खत्म एटलीस्ट उनकी तरफ से, लास्ट चंक कल बेचा पूरा का पूरा और काफी बड़े बड़े एफआईआईज ने कल चेक इन करा। एनबीसीसी और एसजेवीएन, इन दोनों को इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कि दोनों के ऑर्डर बैक की न्यूज है। एनबीसीसी को कुछ 60-70 करोड़ रुपए का, तो एसजेवीएन को 320 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी का। चलिए खबरों पे पूरा फोकस है और गोकुलदास पहली कंपनी जिसने एक एक्विजिशन किया है और उससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि उस कंपनी के पास काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसके साथ उनका टाई अप है। और चूंकि अब एक्सपोर्ट मार्केट गारमेंट के लिए काफ़ी बेटर हो रहा है, इसलिए एसपी अपैरल और हिम्मत सिंह को भी रखा है यहाँ पे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने अपडेट दिया है कि नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक उनके रिजल्ट्स काफ़ी धांसू आने वाले हैं क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक बहुत ही लबालब भरी हुई है और आगे भी ये कंटिन्यू रहने की संभावना है। एनआरबी बेयरिंग ने अपडेट दिया है कि वो अपनी थाने लैंड बेचने की प्रक्रिया में बिल्कुल है और सेकेंड क्वार्टर में ये संभवतः डील कंप्लीट हो जाएगी। पीवीआर पे यूबीएस ने एक बाई कॉल दी है, करीब 2150 का टारगेट दिया है। टाइटन और थंगामाइल को ध्यान रखिएगा, साउथ में अब फेस्टिवल का सीजन शुरुआत हो गई, ओनम है और उसके बाद लगातार वहाँ पे रहेगा, तो गोल्ड बाइंग साउथ में काफ़ी देखी जा सकती है। यूपीएल पे एचएसबीसी की बाई कॉल है, उनको मानना है कि रिकवरी शुरू हो जाएगी थर्ड क्वार्टर से और बैलेंस शीट ठीक दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मनापुरम में जो मॉर्गन स्टैनली का अपडेट है उसमें क्या कि जो कोर्ट केस चल रहा था ईडी वाला इनके ऊपर, वो कोर्ट ने खत्म कर दिया है, तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, तो आपने दोनों टीम्स को देखा, 20 के 20 बाय, इट्स 19,369। कल के हाई को आप लगभग इस वक्त एज पर दिस प्री ओपन 3 अंकों से 4 अंकों से ओवरशूट कर रहे हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका 2 कन्विक्शन ट्रेड इन दोनों टीम्स में से। मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए जो नजर है वो रहेगी एलटीआई माइंट्री, जो आशीष जी की टीम है उसमें से जो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है वो है एलटीआई माइंट्री का। कंसोलिडेशन अच्छा है, 5130 के आसपास का इसका कैश में क्लोज है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, 5100 का स्टॉप लॉस। सामने टारगेट कहाँ बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 5200, 5240। तो एलटीआई माइंट्री पे नजर रखें, ये बाय लिस्ट में रहेगा। अगर नीरज जी की टीम देखे तो जहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए। देखिए पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम अच्छा है। यूपीएल पे एक नजर रखे, तो यूपीएल देखिए यहाँ पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। इट्स ए कॉन्ट्रा सेटअप जहाँ पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो काउंटर में का पहला टारगेट होगा करीबन 600 का। 600 निकल जाए तो मुझे लगता है 620 तक का एक बड़ा मूव यहाँ पे आना चाहिए यूपीएल। तो एक शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं कि मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग इन यूपीएल। स्टॉप लॉस जो रहेगा अकॉर्डिंग टू प्री ओपनिंग 589 पे ओपन हो रहा है, तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 580। रखिए स्टॉक्स रडार पे क्विकली आज के टॉप 10। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी ओमेगा एजीएम कल खत्म हुई। आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं 2925 से लेकर 3100, मोटा मोटी इस दायरे में सब खरीदारी करने के कॉल हैं। 3060 सॉरी, ये हायर एंड में ये 3 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट। हाँ, वो कंसर्न जिनके लिए हैं, कोई भारतीय एयरटेल, कोई नायका, कोई जी एंटरटेनमेंट, कोई पेटीएम, उनको रखेंगे रडार पे, जो यतिन मेंशन कर रहे थे। अदानी ग्रुप पूरा का पूरा पैक, या अदानी इंटरप्राइजेस कह लीजिए। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई स्केड्यूल्ड है। कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे जो हर्षद ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करें, कौन सेलर कौन बायर। जोमैटो, स्टार हेल्थ, इवन स्ट्राइड्स फार्मा। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे, देखते हैं आज किस तरह से मूव्स डिलीवर होते हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स नेटवर्क एक्सक्लूसिव कहती है आज प्रमोटर्स 400 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेच सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स यूएई की अपैरल कंपनी अत्राको को खरीदने के लिए करार करा है। ईपीएस एक्रेटिव है, अच्छा लग रहा है एक्विजिशन, देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करता है। आरसीएफ, एनएफएल, इनके ओएफएस ऑफर फॉर सेल लाने की सरकार तैयारी कर रही थी, पर कहा जा रहा है काफी ठंडा रिस्पॉन्स है और ओएफएस में देरी संभव है या टलते हुए ऑफर फॉर सेल्स फॉर द टाइम बीइंग नजर आएंगे। 2 ऑर्डर विन की खबर है। एनबीसीसी को 66 करोड़ का वर्क ऑर्डर और एसजेवीएन को असम सरकार से 320 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने आज अपडेट आया है, क्यूआईपी बुक
लॉन्च करी है। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। सन फार्मा की एजीएम हुई थी, उस एजीएम में दिलीप सांघवी साहब की गाइडेंस है इस साल FY24 में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात करी जा रही है। और रिजल्ट्स आज दो कंपनीज के आने हैं। जिलेट इंडिया अपने एनुअल रिजल्ट्स डिलीवर करेगा, SBFC फाइनेंस लिस्टिंग के बाद अपना पहला Q1 परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और 10 के 10 स्टॉक समझाने के लिए। और अब एक काम करते हैं, इस फ्रीज ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। इट्स 19374। अनुज गुड मॉर्निंग। और आज दोनों ही इंडेक्सेस, हालांकि निफ्टी के लिए अभी भी वो 19400 का बहुत महत्वपूर्ण कॉलेक्टर बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी कल ठीक ठाक अंदाज से बंद हुआ। अनुज, इस ओपनिंग को, गैप अप को कैसे अप्रोच करना है आज? मॉर्निंग वीरो, देखिए बिल्कुल गैप अप जो है एग्जैक्टली वहीं ओपन हो रहा है जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 19367 टू 19382, कल का हाई और 50 डे मूविंग एवरेज, ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और बड़ा रेजिस्टेंस जोन उसके बाद प्लेस्ड है आपका 19440 टू 19472 पर। ये एक और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका। इसमें राइट हैंड साइड में निफ्टी दिखा देते हैं ताकि वो इन लेवल्स की सिग्निफिकेंस समझ में आए। उसके बाद आपका ये फिर बेसिकली सेल जोन बन जाएगा निफ्टी के लिए अगर आप इस जोन में खोलते हैं तो। और 19350 टू 19400 सेल जोन होगा और स्टॉप लॉस होगा 19472 का। बाय कहाँ करना है? सपोर्ट जोन में अगर सपोर्ट मिले तो पहला सपोर्ट जोन 19240 टू 19250 जो हाल का लो है, और 19185 टू 19210 जो ऑप्शंस के हिसाब से लो है। तो 19250 के ऊपर अगर आपको स्टेबिलिटी मिले तब बाय करें और 19210 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज मैं थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड ले रहा हूं इन अ सेंस कि मुझे पता है कि मार्केट में थोड़ा सा कल मोमेंटम आया, लेकिन एक उसके फेल होने के चांसेस हैं। उसका कारण है बैंक निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी का क्लोज अच्छा था लेकिन फिर भी बहुत क्लोज, बहुत बड़े रेजिस्टेंस पर हैं। 44526 जो 20 डे मूविंग एवरेज है और 44746 जो 50 डे मूविंग एवरेज है। इसी के बीच में हम खुल रहे हैं, थोड़ा ऊपर खुल रहे हैं कल के हाई से, और 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर खुल रहे हैं हम। लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस प्लेस्ड है 44700 टू 44746 पर। तो मेरे ख्याल से ये जोन जो है यहाँ पर आप देखें, अगर फेल हो रहा है तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा हो तब आप सेल करें और 44750 का उसमें स्टॉप लॉस लगा दें। और नीचे सपोर्ट है 44300 44350 पर। 44200 अब आपका स्टॉप लॉस है सारी पोजीशनल लॉन्ग्स के लिए अगर आप बैंक निफ्टी में है तो अगर 44300 टू 350 मिल जाए तो बाय कर लीजिए और स्टॉप लॉस 44190 का। ओके, तो इंडेक्सेस पे आपको अप्रोच मालूम चल गई निफ्टी बैंक पे। और याद रखिएगा डेरिवेटिव बैंड में बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं। आई मीन एस्कॉट्स, GMR इंफ्रा, BHEL, हिंद कॉपर, इंडिया सीमेंट्स, मन्नापुरम फाइनेंस, RBL बैंक, सन टीवी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने एक न्यू एंट्री मारी है एक दिन बाहर निकलने के बाद फिर से। अनुज, एक चीज पूछूं, आई मीन HDFC बैंक को देख के कल कुछ लगा क्या कि शायद इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साइन मिल रहे हैं, या फिर ये बहुत जल्दबाजी होगा क्या अभी HDFC बैंक में कुछ कॉल लेना? देखिए, हमने 2 दिन पहले इसको स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था वीरो कि काफी क्लोज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड कर रहा था स्टॉक, जब हमने चार्ट्स को वीकली में कन्वर्ट किया था। कल ADR भी ऊपर था, कल स्टॉक 1% ऊपर था, ADR 1.5% ऊपर था। डिफरेंशियल जो है इसको वो काउंट कर रहा है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी होगी वीरू मैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये वो वाली बात हो गई है बेसिकली इस समय। चलिए, तो अभी थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आई मीन ठीक है, एक बार देखते हैं कि ये 1600 की ट्रैजेक्टरी को, मतलब एक्सपायरी के पास अपने सबसे बड़े कॉल राइटर्स को कैसे, जोन को कैसे रीगेन करता है, उसके बाद को यहाँ पे आउटलुक फ्रेम करेंगे। कुछ काउंटर्स जो कि अच्छी मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें एक रेलवे स्पेस में RVNL अच्छा कर रहा है। मैं मिड कैप्स में दिख रहा था कि हो क्या रहा है और क्या क्या अच्छा कर रहा है। आसिफ आपकी स्क्रीन पे 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स में शुमार अगर काउंटर्स को देखें जहाँ पे एक सब्सटेंशियल गेन है, उसमें एक HDFC बैंक है। IRCTC का जिक्र अनुज ने किया था, आज 684 पे करीब 6 रुपए ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। PVR लगभग 3/4% ऊपर 1750 के जोन में। और एक दो स्टॉक्स जो कि मार्क करने लायक हैं, उसमें एक बार आप L&T लेके आइएगा, इट्स 2710, अच्छा गेन लेकर करीब 14 रुपए ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को अब बड़ी वॉल पे देखने के चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। और ट्यूसडे फैक्टर आज का। बिल्कुल वीरू, ट्यूसडे फैक्टर तो फिर निफ्टी पर भी हमारी नजर रहेगी और प्री ओपन सेटल हुआ है करीब 68 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, एग्जैक्टली कल के हाई पर, और बैंक निफ्टी करीब 160 पॉइंट ऊपर। चलिए अब चलते हैं वॉल पर और देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग आज हमको दिखाई देगी, और उसके बाद फिर FNO स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे।
फर्स्ट रेट्स बेल बजी निफ्टी की और 19,366, 19,362 करीब करीब उसी रेजिस्टेंस जोन में 19,353, 19,356 पर हम इस समय, और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर, 140 पॉइंट ऊपर, अब 44,635 पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस समय ओपनिंग करते हुए। निफ्टी आईटी यहां पर अच्छी शुरुआत, कल भी हमने इसकी बात की थी कि शायद एक दिन के डिक्लाइन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे हम। 1/3% की मजबूती यहां पर। मिड कैप इंडेक्स तेजी करीब 2/3% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रांग, बढ़ने वाले शेयर 1700, गिरने वाले शेयर सिर्फ 250, तो ये एक अच्छी शुरुआत मार्केट के लिए मानी जाएगी। निफ्टी बैंक निफ्टी की शुरुआत अच्छी है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा बाकी की सेक्टोरल इंडेक्सेस देखते हैं, उसके बाद हीट मैप पर आएंगे। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 1/3% ऊपर, एफएमसीजी इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 1/4% की तेजी यहाँ पर। मेटल्स लेकर आते हैं। मेटल्स में खैर चाइना का एक फैक्टर रहा है, 1/3% की तेजी मेटल्स में है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में आज अच्छी तेजी करीब 1/3%। सेक्टोरली सारे इंडेक्स ऊपर हैं। कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी है, 0.5% की तेजी कैपिटल गुड्स इंडेक्स में। ऑयल एंड गैस में तेजी हल्की सी 0.16, रियल एस्टेट में 2/3% की तेजी, और बाकी बचा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, यहाँ भी तेजी। तो सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस ग्रीन में, एक भी सेक्टोरल इंडेक्स रेड में नहीं है इस समय, एटलीस्ट बड़े सेक्टोरल इंडेक्सेस में। ये एक अच्छी शुरुआत है मार्केट की। ब्लॉक डील हो गई है एपीएल की, वो शायद लेकिन ब्लॉक विंडो में नहीं हुई, इसके लिए स्टॉक जो है थोड़ा सा प्रेशर में इस समय आपको दिखाई देगा, करीब करीब 3% नीचे। ये ओपन मार्केट में हुई, ब्लॉक विंडो में नहीं हुई। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं आप जरा, और देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर यूपीएल करीब 1.5% ऊपर। उसके अलावा मेटल शेयरों में तेजी है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दोनों ऊपर। कुछ आईटी शेयर तेज हैं, टेक महिंद्रा में तेजी इस समय दिखाई दे रही है मेरे को क्लियरली। उसके अलावा क्या तेजी में है, एलटीआई माइंट्री। फार्मा शेयरों में तेजी है, सन फार्मा, सिप्ला, ये अच्छा कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, आईटी पूरा का पूरा स्ट्रांग है, मेटल्स पूरा का पूरा स्ट्रांग है, और फार्मा पूरा का पूरा स्ट्रांग है। थोड़ी सी बाइंग अदानी एंटरप्राइजेस में, लेकिन निफ्टी देखिए अब वो उस जोन में थोड़ा सा फंस रहा है, 19,345 पर इस समय। नीचे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए ये प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर। 0.5% का मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में, हालांकि सबसे बड़ा लूजर अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन प्रेशर मार्केट के ऊपर रिलायंस की वजह से जो हायर लेवल से आया। अदानी पोर्ट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन है। एक्सिस बैंक हल्का सा नीचे इस समय, उसके अलावा एशियन पेंट्स हल्का सा नीचे, और अब निफ्टी थोड़ा सा कोलैप्स, रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आता हुआ करीब करीब 19,337 पर। लेकिन यूपीएल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर, और हीरो मोटोकॉर्प भी करीब करीब 0.8% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। पर एक स्टॉक देखना चाहूँगा मैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग का, जो बैन में गया। बैन में आने के बाद क्या इंपैक्ट आया कल की बड़ी तेजी के बाद, उसको देख लेते हैं। हाँ, 1.25% नीचे ये कल के जो बड़ी तेजी के बाद बैन में आया स्टॉक इमीडिएटली, और यहाँ पर इस समय थोड़ी सी मंदी आपको दिखाई देगी। लेकिन वीरू ठीक ठाक शुरुआत है, हालांकि अगेन कंजेशन जोन में फंसे हम, यही बात हुई थी कि इस जोन में थोड़ा सा फंसने का रिस्क है मार्केट का, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी का भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? जी अनुज, मैं आज चर्चा में आपसे, जैसे कि मैं एचडीएफसी बैंक पूछ रहा था, अभी एचडीएफसी बैंक ने शुरुआती प्राइस सेक्शन में क्या किया एग्जैक्टली इसने कल की तेजी के बाद आज अटेम्प्ट किया इट्स शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, जो कि इसने 10 अगस्त को वॉलेट किया था। 11 अगस्त से लेके अब तक अटेम्प्ट मल्टीपल है, लेकिन अब तक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैं एक यार्ड स्टिक फिक्स करके रखता हूँ यहाँ पे, इट्स 159091, ये है इसका 10 डेमा। ये क्या करता है, उसका प्रभाव निफ्टी बैंक पे शायद पड़े। जैसे कि आपने कहा था कि हायर लेवल से हम अभी तक सरके हैं नीचे, जरा प्रेशर पॉइंट्स को देखते हैं कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं। इसमें पीईएल आपकी स्क्रीन पे है, डाबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3/4% नीचे ट्रेड करता हुआ, अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेड कर रहा है सॉफ्टनेस के साथ, एचएल आपकी स्क्रीन पे सॉफ्टनेस के साथ 3902 पे। सीमेंट स्पेस में आज एसीसी बैकफुट पे है, या फिर आप कह लीजिए कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेस भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, और अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है, और दिग्गजों में एचयूएल भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ 2544 पे। ये स्टॉक पिछले कुछ सेशन से प्रेशर में रहा है, और इसके बाद एक इंडियन होटल्स, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ है केमिकल में। राजेश सतपुते जी ने आज अपनी ओपनिंग कमेंट्री में स्टॉक स्पिक करते वक्त केमिकल्स का जिक्र किया था। टाटा केमिकल करीब 1062 पे कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। उसके बाद इंडस टावर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 176.35।
इंडिया सीमेंट्स अच्छा करता हुआ 245 पे, और एल&टी फाइनेंस करीब 185-75 पे, यूपीएल अगेन आई मीन केमिकल बास्केट का स्टॉक। अच्छा, यूपीएल के साथ क्या हो रहा है? यूपीएल बहुत दिनों के बाद, आज यूपीएल लगभग समझ लीजिएगा कि जुलाई फर्स्ट वीक के बाद फर्स्ट टाइम 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी के ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी कैंडल विटनेस कर रहे हैं 10 डेमा के ऊपर। और उसके साथ साथ मेट्रोपोलिस थोड़ा अच्छा करता हुआ, खुला ठीक ठाक था लेकिन फिर बैकफुट पे आ रहा, और एक ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिर ट्रेड करता हुआ, लेकिन थोड़ा प्रेशर रिलायंस की तरफ से आता हुआ। और एचडीएफसी बैंक अभी तक अपने वो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अनुज। बिल्कुल वीरू, और चलिए देखते हैं फिर किस तरीके के सौदे यहाँ पर बनते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट की शुरुआत ठीक ठाक है, हालांकि हायर लेवल पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस समय विजिबल है। इंडस टावर, कल हमने ये स्टॉक स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था वीरू, और कल ये डे हाई पर बंद हुआ था। आज फिर फ्रेश इसमें एक ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे हैं, और करीब करीब 3% ऊपर ये स्टॉक इस समय। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आप सभी को एक बार फिर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए आज का क्विक सिंगल। आज फिर अगेन आई से शुरू करूंगा। स्टॉक का नाम है इंडिगो। ध्यान देना चाहिए इंडिगो पर। 2500 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 2480 का। अपसाइड 2540, 2550, हायर जोन भी देख सकते हैं इंडिगो। ओके, इंडिगो पहला क्विक सिंगल आज। अच्छे ब्रेकआउट के साइंस यहाँ पर। मानस, आपके पिक। अनुज जी, देखिए रैमको सीमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन देख रहे थे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग, लेकिन फाइनली अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल भी हमने 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक को रिगेन करते हुए देखे थे। तो रैमको सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 870 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 890 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए पैनल में अब शिवांगी जी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड। मेरा टॉप कन्विक्शन पिक होगा आज आईसीआईसीआई बैंक। हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली एक अच्छी लॉन्ग बिल्स अप हो रहे हैं स्टॉक में, और जैसे हम लास्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी में हेड कर रहे हैं, यहाँ पे रोल ओवर्स भी काफ़ी अच्छे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे हम खरीदारी करें। 1000 के एक इमीडिएट लेवल्स जो है टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, एंड देन 1010 के, और स्टॉप लॉस के तौर पे 963 के एक लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, जरा आईसीआईसीआई बैंक का डायरेक्टर साहब रोल ओवर हो सके तो एक बार जरूर कोट कीजिएगा। और ये यस, इनफैक्ट मैं सुबह जब विटनेस करता पोस्ट ओपनिंग, मात्र एक आईसीआईसीआई बैंक है जो कॉन्फिडेंस के साथ हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। 973 पे ट्रेड कर रहा है, 1000 का रश यहाँ बढ़ रहा है। राजेश सतपुत्र जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है दीपक नाइट्रेट पे। मुझे लगता है यहाँ पे अपने रेंज के ऊपर ये आ रहा है। ये रेंज था करीबन 2000 से लेके 2040 का। 2060 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा था, इसे बाय करें। और स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट बनेगा करीबन 2100 का। स्टॉप लॉस होगा 2035 का। ओके, चलिए तो ये इस समय दीपक नाइट्राइट, ये हो गई कॉल राजेश जी की। कविता जी, आपकी ट्रेड। सो इसी पर्टिकुलर सेक्टर में बस बनता हुआ दिख रहा है, जहां यूपीएल काफी स्ट्रांगली मूव करता हुआ दिखा है, और काफी समय के बाद ये काउंटर मूव करता हुआ दिखा है। मुझे लगता है 597 वंस ये लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। तो इंट्राडे के लिए हाथ से मुझे लगता है 597 600 के लेवल्स के लिए यूपीएल पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 587 पर। ओके, यूपीएल, ये समय कविता जी का ट्रेड। राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, केमिकल बास्केट में एसआरएफ पे फोकस है। एसआरएफ में देखें तो ओपनिंग के बाद से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और पिछले अगर 7-8 दिन का इसका प्राइस बिहेवियर देखें तो एक काफी नैरो प्राइस रेंज में ये ट्रेवल करता हुआ दिख रहा था, और आज अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छा आज ट्रैक्शन देखने को मिला। तो एसआरएफ फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 2370 2380 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2300 के आसपास के। एसआरएफ फ्यूचर बाय करने की सलाह। जिम, आज केमिकल्स में अच्छा मूव नजर आ रहा है। गौरांग, संक्षेप में ही रखेगा इस उत्तर को। आई मीन, क्या एसआरएफ या फिर क्या केमिकल बास्केट आपको इंप्रेस कर रही है? आप लोगों ने हाउस में कोई व्यू लिया है केमिकल स्टॉक्स पे? कोई चेस कर रहे हो आप? आपने संक्षेप में रखने की बात की है तो मैं एक या दो विकल्प बता देता हूं जो हमारी पसंद की है। एक है विनती ऑर्गेनिक्स,
और दूसरा है पीआई इंडस्ट्रीज। और भी कई स्टॉक्स है, करीबन 4-5 और भी है, लेकिन प्राथमिकता ये दो आप देख सकते हैं। और हमें पसंद आता है पूरा स्पेशलिटी और फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल्स। ओके, विनती ऑर्गेनिक्स आपका कन्विक्शन में है लिस्ट में, और पीआई इंडस्ट्रीज 3660 पे, ये भी आपके कन्विक्शन कॉस्ट में शामिल है। अच्छा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुश करता हुआ 44,621 पे। शिवांगी ने पिक किया था आपका आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा सा उसको देखते हैं जरा। डायरेक्टर साहब, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ आप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट रखिएगा, मतलब क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आज निफ्टी बैंक, अगर ये कल की क्लोज के अगेंस्ट लगभग 100 अंकों का डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है अब तक। इट्स आईसीआईसीआई बैंक रियली। और उसके बाद जो अनुज ने आज एक्सिस बैंक का उल्लेख किया था उसको लेके आइएगा, इट्स 986.85 पर। राजेश सतपुते जी, ये बहुत ही एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा हुआ है, जिसको आज सुबह स्पॉटलाइट में जिक्र भी किया गया था। आपका 990 991 को लेकर व्यू क्या है? अगर ये आपके मुताबिक बाइसेक्ट होता है तो कहां तक का प्रोजेक्शन होगा एक्सिस बैंक में? वीरेन जी, बहुत बढ़िया चार्ट है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है अभी, ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और जो करीबन 3 दिन पहले मिला है। और ब्रेकआउट के बाद का देखिए 1000 तो हमें भी पता है, यहाँ पे कॉल राइटर खड़े, तो 1000 के आसपास पहला टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग का। लेकिन जो प्रोजेक्शन बनता है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का, मेरे हिसाब से अगले सीरीज का पहला पड़ा होगा 1050 का, जो हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का ही रहेगा। रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जिनको पोजिशनली काम करना है उनका स्टॉप लॉस होगा 970 का। 1000 के बाद स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर दें। ओके, चलिए ये एक्सिस बैंक पर कॉल। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट को एक बार देख लेते हैं फिर से। कुछ स्टॉक्स में आज अच्छा करंट है। मन्नापुरम, कल भी इसकी हमने चर्चा की थी, कल वो जो न्यूज़ आई थी ईडी वाला मामला जो डिसमिस हुआ था उस पर, कल भी अच्छा ट्रैक्शन था। आज भी ये स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर। टाटा केमिकल्स में अच्छा ब्रेकआउट है पिछले 2-3 दिन से। और यूपीएल, एक बात यूपीएल का डेली चार्ट लेकर आइए, और इतना ओवरसोल्ड है ये स्टॉक का। और आज सुबह सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आया इस पर कविता जी ने भी एक पिक दिया, लेकिन इसका आप डेली चार्ट देखिए, बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक है ये। और चार्ट देख लें एक बार पहले जरा, डेली का नहीं, फ्यूचर का नहीं, स्टॉक का चार्ट चाहिए मुझे, फ्यूचर का चार्ट नहीं चाहिए, डेली चार्ट चाहिए मुझे स्टॉक का। ये देखिए, ये इस समय हाँ करीब करीब 1 महीने का मूव करीब करीब 5% नीचे इस समय। और अगर आप इसका 3 महीने का चार्ट देखें तो करीब करीब 14% नीचे। और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए इसको अगर मिल जाए तो, ये 6 महीने का चार्ट करीब करीब 16% नीचे, तो काफ़ी इसमें डिक्लाइन रही है। और 12 महीने का चार्ट देखिए 20% नीचे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद इसमें एक पॉजिटिव मूव आया, लेकिन ये थोड़ा टफ स्टॉक है, ट्रेड करना ध्यान रखिएगा। एसआरएफ आज केमिकल बास्केट में बाएंगे क्लियरली। कविता जी, कोई और स्टॉक समझ में आया हो आपको केमिकल बास्केट में यूपीएल के अलावा? टाटा केमिकल मॉर्निंग में हम डिस्कस किए थे। अपार्ट मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज में भी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। 3662 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। फॉर डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 3691 3709 के प्राइस टारगेट्स के लिए पीआई इंडस्ट्री को देखा जा सकता है। एक अच्छा शेडो दिया है काउंटर ने, 3620 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैम, आज केमिकल का लोचा सिर्फ यही चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। पीआई इंडस्ट्रीज, विनिती, एसआरएफ, यूपीएल, टाटा केमिकल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करते हो। टॉप गेनर इट्स नाउ टाटा केमिकल, लगभग 3% ऊपर। और जो अभी राजेश पालवी जी ने कॉल दी थी, मैं इनफैक्ट उनको मेंशन ही कर रहा था कि अब आपका जो एसआरएफ है वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि मिड जून के बाद या फिर 3rd वीक ऑफ जून के बाद अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आके ट्रेड कर रहा है। वाकई अच्छा ट्रेड था। एसआरएफ में इटसेल्फ एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, +2 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी और थोड़ा सा लोअर ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 19,326। दैट मीन्स अगर आप इंटरडे हाई से काउंट करें तो लगभग अब तक 50 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर है, लेकिन अभी तक मोमेंटम को जनरेट नहीं कर पाया है। और कुछ काउंटर्स को देखते हैं। लेट्स ब्रिंग पिडिलाइट। मेरे स्क्रीन पे अपीयर ये स्टॉक हुआ है, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं इसका। पिडिलाइट क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? 2529 मेरे स्क्रीन पे क्या है चार्ट? वीकली डेली है। राजेश पालविया जी, पिडिलाइट पे आपका व्यू करीब ये 25-30 25-40 पे इसको एक सप्लाई आती है, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पे इस वक्त? आई थिंक विनेश जी अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए 25-30 25-40, तो 25-40 जब तक ये क्रॉस नहीं करता हमें लगता है थोड़ा सा वीकनेस रहेगी स्टॉक में। क्योंकि अगर देखें तो इसको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में इनहेरेंट वीकनेस तो है,
तो थोड़ा वेट करना चाहिए। 2540 क्रॉस करेगा तो हमें इसे लॉन्ग साइड की तरफ देखेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है, तो 2540 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब देखिए आप ये स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, थोड़ा सा वक्त लेंगे अब क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। बैकफुट पे अनुज वही सप्लाई जोन काम कर गया, फिर बैकफुट पे निफ्टी आता हुआ, भले ही बैंक निफ्टी और आईटी ठीक ठाक है बट बिल्कुल जो सप्लाई कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स जनरेट कर रहे हैं, लग रहा है कि मतलब वो ट्रेजेक्टरी 19250 की हमको अगर बाय ट्रेड करना हो दोबारा मिल ही जाएगी। बिल्कुल वीरू, देखिए 19367 टू 19382 हमारा जोन था और आज का हाई 19377 एग्जैक्टली वहीं खुले, वहीं पर एक सेल ट्रेड और मेरे ख्याल से उस सेल ट्रेड में आपको अब निफ्टी ऑफ डेज अगर आप देखें तो 55 पॉइंट है। देखिए डे हाई पर तो कोई नहीं बेच पाया होगा, लेकिन 35-40 पॉइंट आपकी ट्रेड ग्रिप में होगी। अगर वो ट्रेड ग्रिप में है तो उसको अब आप स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट कर लीजिए अपनी आज के डे के हाई के हिसाब से, अगर आप ऑलरेडी हैं उस पोजीशन में तो और फिर वेट करिए, देखिए अगर वो लोअर लेवल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं बाय करने के लिए, वो 19250 पे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 19250 तक हम जाएंगे। बैंक निफ्टी लेकिन जैसा आपने बोला एक शेड बेटर है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, और निफ्टी पर प्रेशर आ रहा है रिलायंस की वजह से। यही कल डिफरेंशियल था। कल भी अगर आप 2 बजे के बाद का मूव देखेंगे तो रिलायंस ही गिरा था और इसके लिए निफ्टी ज्यादा गिरा था डे हाई से बनिस्बत बैंक निफ्टी के, और रिलायंस आज भी इस समय अब डे लो पर काम कर रहा है। तो ये एक नॉर्मली होता है कि एजीएम के बाद नॉर्मली स्टॉक में करेक्शन आती है रिलायंस के स्टॉक में, ये एक शायद एक डिफरेंशियल है। लेकिन मुझे लग रहा था इंडेक्स में आज सुबह की शायद वो गैप अप सस्टेन हो ना, अब लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलता है या नहीं। HDFC बैंक और ICICI बैंक में अच्छा ट्रैक्शन है, आईटी में अच्छा ट्रैक्शन है, लेकिन रिलायंस पर नजर रखेंगे। अगर रिलायंस ने और ज्यादा ट्रैक किया तो दिक्कत बढ़ सकती है शायद मार्केट की। जी हाँ, रिलायंस ने दिक्कत की तो शायद थोड़ा सा निफ्टी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। निफ्टी का आज का हाई एग्जैक्टली याद रखिएगा, इट्स ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो पिक पॉइंट आपको लॉन्ग के लिए कहा गया था उस पर नजर रखेंगे एक बार। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज 2427 ऑन द स्क्रीन। याद रखिएगा मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मीनवाइल डिस्कशन जब भी होगा प्लीज अगर आप कोई ट्रेड लें ना लें, प्लीज एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। आपकी राय क्या बन रही है इस पे? रिलायंस है डे लो, शिवांगी कल के लो को ब्रीच करता हुआ बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी बिल्कुल, रिलायंस कल से ही हम देख रहे हैं कि थोड़े प्रेशर में है और इनफैक्ट यही एक मेजर रीज़न है जहाँ पे इंडेक्स जो है वो उसमें खास एक होल्ड नहीं कर पा रहा है। फिलहाल अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मुझे यहाँ लगता है कि और थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ग्रेव वीकनेस नहीं लग रही है पर यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 2370 तक के लेवल्स अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं ऑन द डाउन साइड। ऑन द अप साइड 2470 के एक हर्डल्स को ध्यान रखें। ओके बिल्कुल। खैर अच्छे मूव्स इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में। भारती एयरटेल में काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये स्टॉक अब थोड़ा प्रेशर में है, करीब करीब 1.25 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील हुई और अब देखिए स्टॉक में प्रेशर इस समय करीब करीब 2% का सेलिंग प्रेशर यहाँ पर। इसका मेरे ख्याल से BSE का चार्ट फायर करिए NSE के बजाय, क्योंकि ब्लॉक मेरे ख्याल से BSE में हुआ है और वहाँ पर आपको ज़्यादा वॉल्यूम। हाँ ये देखिए अब आपको दिखाई देगा 10.54 मिलियन, मतलब करीब करीब 1 करोड़ शेयर से ऊपर का कारोबार यहाँ पर इस समय भारती एयरटेल में। मानस ये स्टॉक लगातार 900 पर आकर रुक रहा है, हर बार जब भी इसमें ट्रैक्शन बनने लगता है सेलिंग आ जाती है। कोई व्यू यहाँ पर? तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देखिए 900 एक बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए, क्योंकि अब जब अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले हमने जब पुल बैक भी देखा तो 900 रुपए के आसपास भी नहीं गया और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और जब आज जब गिरावट देखने को मिल रही है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 860 रुपए के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है और करेक्शन के लिए। शायद हमें पहले तो 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 840 रुपए है वो, और उसके बाद 820 रुपए जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक स्टॉक जाता हुआ दिखे। तो यहाँ पर आपको अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए, और अगर आपको एक ट्रेडर है तो आप करंट लेवल्स पे भी एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 865 के रहेंगे और टारगेट 820 के रहेंगे। ओके अच्छा, अब एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा पिरामल एंटरप्राइजेस। सुबह इसमें हालांकि थोड़े पॉजिटिव व्यूज थे लेकिन ब्रोकरेजेस की तरफ से, लेकिन स्टॉक 3.5% नीचे इस समय।
फ्यूचर्स में बड़ा प्रीमियम था, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ अब, तो ये स्टॉक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रेडार पर रहेगा। यहाँ पर डिक्लाइन है, मतलब ये एक स्टॉक है जो मुझे दिखा लोअर लेवल्स पर, बाकी तो खैर पॉजिटिविटी ही है मार्केट में। भारत फोर्ज को रिविजिट करते हैं। कविता जी, भारत फोर्ज फ्रेश इंट्राडे हाई। यार तो भारत फोर्ज कंटिन्यूअसली अगर आप देखें हम इसे रिकमेंड किए हैं, आज भी काउंटर में एक अच्छा मूव बना हुआ है, मोमेंटम में है काउंटर 1068 के लेवल्स पर है। पोजीशनिंग जिनकी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1050 का। मुझे लगता है 1085 तक के टारगेट इंट्राडे में लाते हुए दिख सकते हैं भारत फोर्ज के काउंटर पर। ओके, भारत फोर्ज। टाटा केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम है अब इस समय, अच्छा ब्रेकआउट, और काफ़ी लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है यहाँ पर 1071 पर इस समय। एक बार मानस की वो ट्रेड लेकर आइए, क्विक सिंगल जो मानस ने लिया था रैमको सीमेंट पर, क्या टारगेट्स थे एक बार जरा उसको रिविजिट करते हैं। 890 के टारगेट्स लिए थे मानस ने यहाँ पर, और अब हम काफ़ी करीब हैं उस टारगेट के। मानस, जरा इसको रिविजिट करते हैं एक बार। आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आई थिंक 877 कर लें, 870 रुपए के टारगेट के स्टॉप लॉस लगा के चलें, और पहला टारगेट तो 890 रहेगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इस मूव की बात करें, तब शायद आपको 905 910 तक किस तरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप पोजिशन ट्रेडर है तो आप टारगेट बड़े सेट करिए 910 रुपए के। लेकिन अगर आप इंटरडे ट्रेडर है तो मैं आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 870 रुपए कर लें, और 890 92 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करें। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। आज सस्ता ऑप्शन हम लेंगे राजेश पालविया से, और एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी सारदा की तरफ से आएगा। चार्ट का चमत्कार राजेश सतपुते की तरफ से आएगा, और मिड कैप फंडा शर्मिला जोशी से। तो ये 4 ट्रेड्स आपके लिए लाइंड अप हैं। निफ्टी में अब थोड़ा सा करंट वापस लौट रहा है, थोड़ा सा वापस अपसाइड की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 19344 पर। इंटरेस्टिंग होगा अगर इसको हम क्रॉस कर पाते हैं तो डे हाई को। शर्मिला जी को जोड़ लेते हैं। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग। एक व्यू लेना है आपसे केमिकल स्टॉक्स पर, आज अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पर। कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो? ऑनेस्टली आई थिंक पूरा स्पेस काफी पसंद है, लेकिन यही था कि जैसे ही कोविड का टेलविंड निकल गया तो जो पूरा सेक्टर चल रहा था वो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आई थिंक इंडिविजुअली आपको कॉल लेना पड़ेगा। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक टाटा केमिकल्स के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज आई है कि सोडा ऐश के प्राइसेस में, क्योंकि सोडा ऐश ही उनका एक बड़ा कंपोनेंट है, और उसमें जैसे ही हमने वो खबर सुनी थी कि वहां पर प्राइसेस की सॉफ्टनिंग है, तो लगातार हमने स्टॉक में गिरावट देखी थी। तो जैसे अभी थोड़ी प्राइस की स्ट्रेंथनिंग की न्यूज आई है, वी सीन की स्टॉक में फिर से इंटरेस्ट आया है, ट्रेडर इंटरेस्ट भी आया है, नतीजे भी अच्छे रहे। तो आई थिंक दिस वुड बी वन ऑब्वियस स्टॉक। इधर माय लॉन्गर टर्म टारगेट्स हैव ऑलवेज बीन क्लोजर टू 1200। उसके साथ साथ दीपक नाइट्राइट भी मुझे काफी पसंद है। यहाँ पर भी उनके प्रोडक्ट को लेकर यू नीड टू वॉच द न्यूज फ्लो, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उनके अलग वर्टिकल्स है स्पेशलिटी केमिकल्स पर जो उनका फोकस है, सो ये सब चीजों को देखकर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से दीपक नाइट्राइट भी काफी अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, मैं इस बीच थोड़ा सा विषय बदल के, क्योंकि मैं पिडिलाइट जब राजेश पालवी से पूछा था तो हम रुक इसीलिए गए थे कि ये 2540 का जोन क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। बट मीनवाइल आप जरा एशियन पेंट्स की प्लेसमेंट को देखिए, दैट्स डूइंग वेल। और एशियन पेंट्स मेरे ख्याल से अपने एक लास्ट ड्यू एवरेज मुझे याद था, इट्स 3273 लास्ट ड्यू एवरेज इसका 50 रेमा है, जो आज इसका इंट्राडे हाई है। मानस, आपका व्यू क्या कहता है? और अब आप पिडिलाइट या फिर एशियन पेंट्स में से अगर प्रेफर करना हो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, दोनों चार्ट्स अच्छे लगते हैं। एशियन पेंट्स पे मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले भी एक रिकमेंडेशन दिया था जब 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है, और मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 3350 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। अभी भी करंट लेवल्स पे भी एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3250 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। सबसे पहले 3305 और उसके ऊपर 3325 तक के स्तर एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात पिडिलाइट की है, देखिए पिडिलाइट ने 200 मूविंग एवरेज पे 3-4 दिन निकाल लिए हैं। अब आपको केवल इंतजार करना है 20 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का, जो कि 2545 है। 2545 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 2525 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर आपके टारगेट 2600 के आसपास करेंगे। ओके, इन दोनों स्टॉक्स पे आपको व्यू मालूम चल गया होगा। अच्छा, लेके आइए आप एक जमाने का मिड कैप आईटी का सबसे सस्ता स्टॉक क्या कमाल दिखा रहा है। इट्स बिरला सॉफ्ट, नाउ डे हाई और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। अनुज, क्या थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली, जिसे कहते हैं ना, एक
वर्स्ट फेस में किसी बेस्ट स्टॉक को पिक करना, क्या ऐसा ही एक कंस्ट्रक्टिव व्यू इस प्राइस पे टेक महिंद्रा पे बना सकते हैं 1198 पे? थीम वही नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली टेक महिंद्रा पे हमने वो व्यू लिया था रिजल्ट के बाद 1120 1130 पर स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, क्योंकि वो तब क्लियर हो गया था जब ये स्टॉक ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था खराब नंबर पर। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी तो 2 CEO की सैलरी जा रही है, अगले क्वार्टर के बाद से शायद वो भी एक कम हो जाएगा, लेकिन टेक महिंद्रा में बॉटम बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो बिरला सॉफ्ट वाला उतना बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 1 महीने में डिसेंट मूव आ चुका है टेक महिंद्रा में, और ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले महीने आपको 52 वीक हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे जाए स्टॉक। लेकिन इस पर हम व्यू मेरे ख्याल से ले चुके हैं ऑलरेडी विरूप, लेकिन हाँ बॉटम बन चुका है इसमें और वैल्यूएशन कंफर्ट है बिल्कुल। 1270 का 52 वीक हाई है इसका, मुझे लग रहा है जा सकते हैं वैल्यूएशन जी, वैल्यूएशन कंफर्ट। और मैं इसीलिए एग्जैक्टली बात पूछ भी रहा था, एक बार फिर से इस पर विचार किया हमने। जरा गोकुल दास एक्सपोर्ट्स को देखिए जनाब, इट्स 707 डे हाई, ऑल टाइम हाई, और इक्वेशन का देखिए इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे। शर्मिला जी आपका व्यू क्या कहता है? जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड करे, आई मीन इतने स्ट्रॉन्ग इतने बड़े इक्वेशन के लिए कंपनी गई, अब धैर्य बनाकर बैठे रहे यहाँ पर, पैसा बनेगा भी। और शर्मिला जी गोकुल दास एक्सपोर्ट्स? मेरे हिसाब से बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ओवरऑल आई थिंक टेक्सटाइल स्पेस में अगर 3-4 जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनमें इनका नाम रहेगा, और एक सेक्टर का भी अगर आप मूव देखें तो इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो आई थिंक उसमें अगर इस तरह की बात होती है और आगे के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको जरूर बने रहना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके दमदार ट्रेड्स की, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ले रहे हैं हम राजेश पालवे से। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, हमें लगता है यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस में डीएलएफ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे पिछले 3-4 सेशन से बनते हुए दिखा है, और वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो एक 2 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। 490 की कॉल ऑप्शन पे फोकस है, जो कि करीब ट्रेड करीब 6.50 पैसे 60 पैसे के आसपास, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के हमें लगता है आना चाहिए करीब 11 रुपए से 12 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 3.50 रुपए के आसपास। तो डीएलएफ पे फोकस है, और हमें लगता है डीएलएफ का मोमेंटम ये 500 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 490 की कॉल ऑप्शन बाय करना। ओके चलिए, डीएलएफ कॉल ऑप्शन। शिवांगी आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के लिए? जी, मेरा ट्रेड है केमिकल स्पेस में से दीपक नाइट्राइट। हमने देखा है कि पिछले 5-6 दिनों से ये अच्छा बेस फॉर्मेशन बन के स्टॉक में एक अच्छी लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगले सीरीज में अच्छे खासे पुट राइटर्स भी खड़े हैं 2000 के स्ट्राइक में, तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक का, और वीकली फ्रेम में अपने रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी हम खरीदारी करें। कल के सेशन में भी हमने देखा 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2150 तक के लेवल्स के लिए नेक्स्ट टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं, और 2030 के एक स्टॉप लॉस के साथ। शिवांगी जी की कॉल है आज की दीपक नाइट्राइट, ये दूसरी बार इस कार्यक्रम में अपीयर हुई है कॉल। केमिकल्स पे कन्विक्शन। आज पैनल का चार्ट का चमत्कार राजेश सतपुते जी पिक करेंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? जी देखिए, मेरी नजर है वोल्टास पे। मेरे हिसाब से जो कंसोलिडेशन था दैट सीम्स ओवर टू मी। इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 830 के आसपास है, 832 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है। स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे 825 का, और सामने इंट्राडे का टारगेट होगा करीबन 850 का। सो इट्स अ बाय इन वोल्टास। ओके, वोल्टास 834 पे। जरा एक बार चार्ट लेके आइएगा वोल्टास का। वोल्टास एग्जैक्टली एक फाइट करता हुआ, एक स्ट्रगल करता हुआ, इनफैक्ट आज का लो इसका 10 डिमा है, 200 डिमा की ट्रैजेक्टरी इसकी एग्जैक्टली अपीयर होती है 840 पे। अच्छी पिक है राजेश जी, एक बहुत ही निर्णायक और एक क्रिटिकल लेवल पे। अब चलते हैं आज की दूसरी कॉल, यानी मिड कैप फंडा। शर्मिला जी से पिक करते हैं। शर्मिला जी बताइए आज का आपका मिड कैप फंडा क्या होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से ये मिड कैप से भी थोड़ी छोटी कंपनी गिनाई जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ शेल्बी। ये एक हॉस्पिटल मैनेज करने वाली कंपनी है, और इनका फोकस काफी जॉइंट रिप्लेसमेंट पर है, और मेरे हिसाब से ये सेगमेंट ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोविड के दौरान इस तरह की जो इलेक्टिव सर्जरीज थी
उन्होंने एक बैक सीट लिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनका जो जिस तरह से नतीजे आए, दे सीम टू इंडिकेट कि यहाँ पर फिर से एक ग्रोथ रिटर्न हुई है। आर्थोप्लास्टी दैट्स देयर मेनस्टे, और उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक, इन पर भी उनका फोकस है। हाल ही में उन्होंने द रीजन व्हाई आई लाइक दिस स्टॉक, काफी एक्चुअली बढ़ चुका है, लेकिन द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग इट टुडे और मुझे आगे के लिए ये स्टॉक अच्छा लगता है, ये वो इसलिए है कि उन्होंने हाल ही में एक दे आर गेटिंग इनटू अ बिजनेस जहां पर इम्प्लांट्स वो कंट्री में लाएंगे और उस पर उनका फोकस रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस है ये काफी इनके लिए एक रेवेन्यू अर्नर हो सकता है। तो मेरे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी विद अ टारगेट ऑफ 260। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स अब आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं। और सबसे पहले राजेश पालविया ने डीएलएफ पर बेट लिया। डीएलएफ में आज अच्छा मोमेंटम है, हालांकि 500 के आसपास आकर ये स्टॉक थोड़ा थक रहा है, लेकिन 490 का कॉल ऑप्शन, 725 पर इस समय 11 और 12 के टारगेट, 3.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है आपको। शिवांगी ने उसके बाद स्टॉक लिया दीपक नाइट्राइट, ये केमिकल बास्केट में 2150 के टारगेट और 2030 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए पिक। राजेश सतपुते ने वोल्टास फ्यूचर्स लिया चार्ट का चमत्कार में, 850 का टारगेट, 825 का स्टॉप लॉस। और शिवांगी ने अभी लिया शर्मिला ने अभी भी लिया शेल्बी हॉस्पिटल, हाँ शेल्बी एक स्टॉक लिया, करीब 1% नीचे ये स्टॉक। अब देखिए निफ्टी एट डेज हाई और बैंक निफ्टी स्लिप कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बार जरा दोनों स्प्लिट स्क्रीन पर एक बार दोनों चार्ट देखते हैं। ये देखिए निफ्टी आपको दिखाई देगा डी हाई पर इस समय, और बैंक निफ्टी भी एक बार लेकर आइए। बैंक निफ्टी एट डेज लो, वो शायद थोड़ा सा फिन निफ्टी की एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट आपको विजिबल होगा यहाँ पर। और ये देखिए ये इस समय आपके स्क्रीन पर, हालांकि फ्लैट लाइन में ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो है यहाँ पर। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों डे लो पर, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे लो पर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनका शायद एक थोड़ा सा इम्पैक्ट इस समय आपको विजिबल है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए आप एक बार, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, दोनों में एकदम से एक मूव आया पॉजिटिव साइड पर, करीब 1.5% के मूव इस समय दोनों स्टॉक्स में आपको विजिबल है। उसके अलावा डीवीज लैब, सिप्ला, आज फार्मा में थोड़ा सा ट्रैक्शन है, और एशियन पेंट्स में अच्छे मूव्स अब इस समय। एशियन पेंट्स इस समय डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। शर्मिला जी, एक व्यू चाहिए था आपसे मुझे भारतीय एयरटेल पर। क्या ये जो जियो का कल एयर फाइबर का लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ, उसकी वजह से मार्केट में फिर से नर्वसनेस आ रही है, और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या अवॉइड किया जाए इसको? आई थिंक दैट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे टेलीकॉम बिजनेस को लेकर, तो आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से भी जिस तरह से हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और जिस तरह की अभी अपनी प्राइसिंग है, दोनों में मेरे हिसाब से बढ़त हो सकती है कि कंपनीज अपनी प्राइस भी बढ़ा सकती है और उसके साथ साथ हम ज्यादा डेटा भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो आई डोंट सी कंसर्न फ्रॉम दैट फ्रंट। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो ऑफ कोर्स आई थिंक जियो ने जिस तरह से मार्केट शेयर गार्नर किया है पिछले 2 सालों में, दैट्स बीन फैंटास्टिक। लेकिन भारतीय एयरटेल भी मुझे काफी पसंद है। दिक्कत स्टॉक में यही है कि वो एक प्राइस रेंज में आके स्टक हो जाता है। पहले आई थिंक उनका 650-700 ऐसा स्टॉक प्राइस रेंज था, नाउ दे ब्रोकन आउट ऑफ दैट, लेकिन अब ये नया स्टॉक प्राइस रेंज है। तो बहुत जल्दी शायद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग क्विक गेन्स तो वो नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑब्वियसली अगर जियो अलग से लिस्टेड होता तो बात अलग रहती थी, बट टेलीकॉम प्योर प्ले टेलीकॉम में यही एक प्रेफर्ड प्ले है। आई थिंक द बिग लूजर इन टू माय माइंड इन ऑल दिस इज वोडाफोन, क्योंकि जिस तरह से उनके सब्सक्राइबर्स हर महीने कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो या तो एयरटेल के पास जा रहे हैं या तो जियो के पास जा रहे हैं। सो इट्स अ स्टॉक आई लाइक भारतीय एयरटेल, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इट टेंड्स टू गेट स्टक एट अ प्राइस रेंज। ओके, वोडाफोन आइडिया पर भी आपका एक व्यू आपने सुना अभी शर्मिला जी का 9-10 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं एक स्टॉक पिक कर रहा हूँ, और जैसे कि प्रीएम्प्ट किया था पिडिलाइट को, जो कि डी हाई पे चला गया। राजेश पालवी जी, एक बार देखिएगा आप नवीन फ्लोरिन को, मेरे स्क्रीन पे प्राइस है इट्स 4539, और ये ऑलमोस्ट अब इस वक्त अपनी ये मई 2023 से जो रिट्रेस हो रही है चैनल, उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू क्या है? अब पूरा केमिकल बास्केट में एक ट्रैक्शन है, और नवीन फ्लोरिन को भी अगर हम देखें तो इसका जो प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे। अगर 45-55 ये लेवल क्रॉस होगा तो एक बड़ा मूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 46-20, 46-40 की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर हाई रिस्क टेकर ट्रेडर है तो यहाँ पे ट्रेड प्रीएम्प्ट करके लिया जा सकता है 45-10 के स्टॉप लॉस से। ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, और ब्रेकआउट के बाद अगर थोड़ा सा वेट करना है तो 45-55 का ब्रेकआउट हो जाने थे, वहां पे ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस फिर छोटा ही रखेंगे 45-25 का, और टारगेट होंगे 46-20 तक के। तो एक बड़े मूव की तैयारी हमें लगता है यहाँ पे नवीन फ्लोरिन में होते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए स्टॉक को। 10-15 रुपए का मूव के बाद यहाँ पे एक अच्छा अप मूव का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। ओके, आज केमिकल्स मार्केट में वाकई में तेजी है और नवीन फ्लोरिन अब यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय विजिबल है। इंडिया सीमेंट्स एक बार वापस लेकर आइए। इंडिया सीमेंट्स में भी एक अच्छा मूव यहाँ पर गाबा सर का पिक था इंडिया सीमेंट्स आज सुबह सुबह। आप एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं। गाबा सर, आपका पिक था इंडिया सीमेंट्स, अब यहाँ पर अगर जिसके पास है वो क्या व्यू ले, और अगर किसी ने नहीं लिया तो अब क्या जोन होगा बाय करने का? इसका टारगेट था 250 जोन्स, लेकिन जो गैप अप खुला है ये ब्रेकअवे गैप है। इसका मतलब है कि इसमें मोमेंटम बहुत है, तेजी है। मेरे ख्याल से 250 जो हमारा टारगेट है वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद शायद 252-254 भी जा सकता है टारगेट। बिल्कुल, अगर किसी ने नहीं लिया है तो अब भी ले सकते हैं, सिर्फ उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा स्टॉप। मेरे ख्याल से स्टॉप पे भी होना चाहिए 242 का, ट्रेड कर रहा है 245 पर। अब भी एक टारगेट 250-54 तक वैलिड है इंडिया सीमेंट। अच्छा, और कुछ दिग्गज स्टॉक्स या फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवर्स को देखते हैं जो कि पिछले कुछ सेशन में अच्छा चले। एक बार जरा आप जीएमआर एयरपोर्ट्स को लेके आएंगे आपकी स्क्रीन पे। ये चला काफ़ी अच्छा खासा था, उसके बाद याद रखिएगा ये डेरिवेटिव्स बैन में है, बट जहाँ तक कैश का सवाल है अनुज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद शायद हमने ये 51, 52, 53 की ट्रैजेक्टरी में डिस्कस किया था, उसके बाद 67 तक का मूव। कैश पे जो लोग काम करते हैं, डिलीवरी पे काम करते हैं, ये प्राइस अभी भी 63 का एक अच्छे एंट्री पॉइंट दे रहा है एक रिट्रेसमेंट के बाद। टफ है वीरू कहना, लेकिन मतलब बिल्कुल ठीक है। बैन में आने के बाद ना स्टॉक्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी आ जाती है, इसके लिए थोड़ा स्टॉक स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वर्टिकल मूव है स्टॉक में, और फंडामेंटली भी जो हमने बात की थी वो एकदम अभी भी इंटैक्ट है। 2 रेड बार बने, अब आज थोड़ा सा ग्रीन बार बना है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में ना बेटर रहता है अगर बैन से जब बाहर आने के चांसेस हों तब आप इनमें काम करें। वैसे ही अब 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, उसके बाद आ ही जाएगा बैन से बाहर, तब मेरे ख्याल से इसको रीलुक करें। लेकिन अगर आपके पास है ऑलरेडी तब तो खैर आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। मेरे ख्याल से कल के लो के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा, ये आपकी एक अप्रोच हो सकती है। ये मतलब हो सकता है कि एक अप्रोच हो, लेकिन फ्रेश के लिए मुझे लग रहा है इवन कैश वालों के लिए भी बैन वाले स्टॉक्स में मुझे थोड़ा डर ही लगता है हमेशा। ओके, आपकी स्क्रीन पे 60 to 80 आज कैश में कमाल करता हुआ स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 4.25%, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा मानस जी, शुक्रवार नजदीक खड़ा है, एक ट्रिगर बड़ा है, यूएसएल पे आपकी राय 1012 पे। तो देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और पहले भी अगर आपको याद हो तो अभी कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले भी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली दिखाई थी स्टॉक ने। तो एग्जैक्टली वहीं पर है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा। 995 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और वापस 1040 और 1050 का जो रेंज है जहां पर स्टॉक में रेजिस्टेंस भी है, आई थिंक वो रेजिस्टेंस वापस टेस्ट हो सकता है। तो ट्रेडिंग कॉल लेना है जहां आपके टारगेट 1040 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 995 के रहेंगे। Okay, चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा यतिन के पास चलते हैं और स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला स्टॉक जो आज रेडार पे है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है कि कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च कर दिया है। ऑब्वियसली कंपनी ने ये बताया जरूर है एक्सचेंजेस को QIP लॉन्च हुआ है, और अगर हम बात करें तो कंपनी के जो केपेक्स प्लान्स हैं एग्रेसिव, उसको फंड करने के लिए ये पर्टिकुलर QIP लॉन्च किया गया है। स्टॉक की अनाउंसमेंट के बाद लगभग 10% ऊपर है, और कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको अपमूव आता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। दूसरा स्टॉक जो मिड कैप स्पेस में फोकस में वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, और कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है गल्फ रीजन में, जिसके बाद स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कुल मिला के $55 मिलियन का एक्विजिशन है, और कहीं ना कहीं इंटरनल अक्रूवल से ये एक्विजिशन होने जा रहा है, और प्रॉब्ली ये स्टॉक में जबरदस्त एक्शन इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद। और आखिर में SJVN, ये हाइड्रो पावर कंपनी ने 320 मेगावाट का
प्रोजेक्ट साइन किया है आसाम सरकार के साथ। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट की लागत 1900 करोड़ रुपए की है और ये अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में लगभग 3-3.5% का मोमेंटम। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक सामने रखने के लिए। सुबह हमने डिस्कस किया था कि गोकुलदास का ये एक्विजिशन जो है काफ़ी अच्छा है और शायद मार्केट को पसंद आए, लेकिन इतना पसंद आएगा कि सीधा 20% का सर्किट लग जाएगा, ये इंटरेस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि ये खुला ही 20% ऊपर, अच्छा मौका दिया इसने। 612 पर बंद हुआ था, 650 पर खुला और उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे भी आया और उसके बाद आपको एक वन वे मूव दिया इसने 20% का सर्किट लगाकर। अब ये स्टॉक अब तो खैर इसमें आप बाय कर नहीं पाएंगे, ले लिया है तो अलग बात है, उसमें फिर अब आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें। अच्छा, टाटा पावर में एक अनाउंसमेंट आई थी एक कुछ वो उनकी बीएससी पर। टाटा पावर इस समय डे हाई पर काम कर रहा है। मानस, कोई व्यू टाटा पावर पर? मानस, देखिए टाटा पावर का ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश बना हुआ है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। तो देखिए मैं कह रहा हूँ टाटा पावर का तो ट्रेंड पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। अभी हमने 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन देखा, तो अगर हम चार्ट पे देखें तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मेरा समझना है कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ का ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके टेक्निकल टारगेट 275 से 285 की रेंज में आते हैं। तो मेरा तो समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 260 और फिर 275, ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे। ओके, टाटा पावर 247.90 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ करीब 1.25% ऊपर। शिवांगी, एक बार जरा पीवीआर को देखेंगे 1753 डे हाई पर और एक बहुत ही अच्छे फ्लैग का रिफ्लेक्शन है स्क्रीन पे। 1752 1753 शायद उसका ब्रेकआउट पॉइंट भी हो। आप प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड? जी, पीवीआर की हम बात करें तो पिछले कंटिन्यूसली 7-8 हफ्तों से अच्छा एक रनअप देखने को मिला है। अभी भी हम देख रहे हैं फिलहाल आरएसआई जो है वो अपने पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है अभी फिलहाल ही, तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव अपसाइड जो है वो पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है 1820 तक के लिए, और स्टॉप लॉस हम बनाते हुए रख सकते हैं 1720 के आसपास। चलिए, पीवीआर आज सुबह इसकी चर्चा हुई थी। निफ्टी एट डेज हाई और अच्छा, अब एक स्टॉक और लेकर आइए, आरईसी और पीएफसी में फिर से एक बार मोमेंटम, और ख़ासतौर से आरईसी में। उसके अलावा एमसीएक्स में अच्छा मूव इस समय। तो आरईसी, पीएफसी, एमसीएक्स ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूव दिख रहे हैं, खासतौर से आरईसी में। राजेश सतपुते जी, कोई व्यू आपका आरईसी पर? क्या फ्रेश मूव की शुरुआत यहाँ पर? अनुज जी, लगता तो है क्योंकि इसने अपना एक नया हाई बनाया है 244.70। ये इसका फ्यूचर में फिलहाल ट्रेड है, सामने एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए। इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से, अगर मूव के हिसाब से देखें तो 250-255 ये इंट्राडे का रेंज होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से विथ ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 240। तो 4-4.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, 250-255 का एक स्विंग ट्रेड का टारगेट लेके काम करें। आरईसी पीएफसी दोनों अच्छे लग रहे हैं अनुज जी। आरईसी पीएफसी दोनों अच्छे लग रहे हैं। काम करते हैं, अब एक शो को यहीं समाप्त करते हैं। राजेश जी, मतलब राजेश सतपुते और राजेश पालवे जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहें। गाबा सर, कविता जी, शिवांगी जी, शर्मिला जी और मानस जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह। चलिए फिर अब इस शो को विराम देंगे और शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे और बहुत कुछ लाइन अप है आज। आधे घंटे में हमने काफ़ी कुछ लाइन अप किया है। 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। 10:15 बजे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से कुछ रॉकेट शेयर्स पर चर्चा करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए पिछले शो से हमारे साथ राजेश पालवी और राजेश सतपुते बने हुए हैं और नए मेहमान होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह और निर्मल बैंक से विकास सालुंके। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर। एक बार जरा मार्केट की बात करते हैं और मार्केट में इस समय एक गैप अप और गैप अप के बाद एक फ्लैट कारोबार। हालांकि निफ्टी बैंक हल्का सा नीचे आया हायर लेवल से, खासतौर से जिस तरीके से 3-4 बैंक एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई यहाँ पर हायर लेवल से थोड़ा प्रेशर आया और फिर निफ्टी की एक्सपायरी का भी एक इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है।
दूसरी तरफ अगर तेजी वाले शेयरों की बात की जाए, भारतीय एयरटेल पर काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है आज, वो कल की रिलायंस की एजीएम के बाद। आज तेजी वाले शेयरों में आईटी शेयर्स शामिल है, टेक महिंद्रा सबसे ऊपर वहाँ पर। उसके अलावा फार्मा शेयरों में थोड़ी सी बाइंग है, ऑटोज़ में थोड़ी सी बाइंग है, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। मिड कैप बास्केट में आज पॉकेट जो अच्छा कर रही है वो है केमिकल्स पॉकेट। टाटा केमिकल्स लीड कर रहा है, उसको 3% से ज़्यादा के मूव वहाँ पर। लेकिन उसके अलावा एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, अतुल, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, इन सब में बाइंग। उसके अलावा मन्नापुरम, डेल्टा कॉप और डीएलएफ कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट। पिरामल आज का टॉप एफ एंड लूजर 4% नीचे। बीरो जैम। चलिए, तो आपने अब तक की समरी को सुना और ट्रेड सुबह से बहुत अच्छे गए आज स्क्रीन पे। कुछ और ट्रेड्स को पिक करते क्योंकि कार्यक्रम में बहुत कुछ लाइन अप है। आज राजेश सतपुते जी भी हैं, राजेश पालवे जी भी हैं। पालवे साहब, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो यहाँ पे आप अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। ये स्टॉक में देखें तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है और स्टॉक में आज भी देखें तो एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। 73-60 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है, तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7240 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है भारत फोर्ज का। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे एक सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो भारत फोर्ज हमें लगता है कि टुवर्ड्स द एक्सपायरी भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1090 से लेके 1110 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1048 के आसपास। ओके, बजाज फाइनेंस। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। मेरा पहला पिक होगा दीपक नाइट्रेट। हम ये देख रहे हैं कि सुबह से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है केमिकल स्टॉक्स में, सारे नामों में एक अच्छा उछाल है। और दीपक नाइट्रेट में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर तो सस्टेन कर ही रहा है, पर आज स्टॉक ने अपना जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस कर दिया है और सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में बाई किया जा सकता है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ 2120 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। टाटा पावर ने भी पिछले हफ्ते एक अच्छा मूव दिया था 230 से लेकर 250 तक। फिर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और 244-245 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि इसका प्रायर स्विंग हाई था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक में वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और करंट प्राइसेस से हम इसे बाय कर सकते हैं 242 के स्टॉप लॉस के साथ 255 और 260 के टारगेट के लिए। जी हाँ, अभी आपसे कुछ देर पहले हमने दोनों टेस्ट पर डिस्कशन किया था, दीपक नाइट्राइट पे, टाटा पावर पे। तो आप कह सकते हैं कि नए स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स पे राइट कर सकते हैं और टारगेट्स के साथ। अब सुदीप, गुड मॉर्निंग। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, देखो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो अभी भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वापस 1640-30 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 1740 के टारगेट के लिए इसको अभी भी बाय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ देखने मिलेगा। 1600 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। हमने देखा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज के आसपास जाके एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1740 का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा मेरा रहेगा एस्टल में हमने देखा है कि कुछ दिनों से एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 2000 के रेंज के आसपास ये काउंटर ट्रेड करते करते इसी रेंज में देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। 2090 के आसपास का टारगेट यहाँ पे एस्टल में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 1960 के आसपास का है, तो 1960 के स्टॉप लॉस से एस्टल को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 2090 के आसपास के टारगेट इसमें मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, एस्ट्रल यहाँ पर बाय करना है। राजेश जी, आपके पिक्स रहेंगे, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, देखिए 2 पिक्स रहेंगे, दोनों बाय साइड के ट्रेड रहेंगे। मूव मैंने थोड़ा अर्ली कैच करने की कोशिश की है। आरती इंडस्ट्रीज, लुक एट आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट। टेक्निकली यहाँ पे एक डबल बॉटम हुआ है 440 के आसपास। 10-20 डीएमए के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 464 करंट प्राइस है, तो इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस भी छोटा रखे, करीबन 458 का। सामने टारगेट सेट करे 480 का, तो इट्स अ बाय इन आरती इंडस्ट्रीज। एंड सेकंड बाय कॉल रहेगा एमसीएक्स। मेरे हिसाब से बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेशन है 1600 के ऊपर, 1640-1650 इंट्राडे स्विंग होगा। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1590 का।
तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे मोरलेस। अभी तक केमिकल बास्केट सबसे डिसाइसिव स्पेस निकल के आया जिन्होंने अच्छा मूव दिया है। दीपक नाइट्राइट की कॉल जो है वो इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करती है। इट्स ऑलमोस्ट 2086। एक दो स्टॉक्स को और स्पॉट कर लेते हैं जिसके बाद फिर आज के बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ चलेंगे। डीएलएफ अब 2% ऊपर 493। राजेश पालवी जी एक बार डीएलएफ को देखिएगा, एक बार डिस्कशन हो चुका है हमारा, बट अब ये वो 496 के जोन को टच करने की कोशिश करता हुआ जहां से कोलैप्स हुआ था अगस्त फर्स्ट वीक के बाद। अभी कोई ऑप्शन पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे या फिर प्लेन फ्यूचर्स पे आपका व्यू? डीएलएफ पे व्यू बुलिश है और 490 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट ट्रेड है। हमें लगता है जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये 500-505 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। तो 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी रिकमेंड किया था, वही ट्रेड को हम रीट्रेड करेंगे और हमें लगता है कि वहां पे 11 से 12 रुपए के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का होगा। चलिए अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का, और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में है डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट में इस समय थोड़ा यूफोरिया का रिस्क लग रहा है आपको, क्योंकि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं ब्लॉक डील्स में और स्टॉक्स उसके बाद 10-10% चल रहे हैं? देखिए हर मार्केट के अंदर में डिमांड सप्लाई का फैक्टर खासकर इंडिया में बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम यह है सप्लाई ऑफ पेपर इतना नहीं है एस्टैब्लिश कंपनीज में और डिमांड उसकी कंटिन्यूसली आ रही है। द नंबर 2 इज मोमेंटम से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, उसके मोमेंटम के आगे फंडामेंटल्स आज की तारीख में तो नहीं वे करेंगे। तो आई थिंक प्योरली अनुज भाई डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक्स के अंदर में जो भेड़ चाल है कि हम छूट गए पीछे, आज वो स्टॉक खरीदे जा रहे हैं। और एक तरीके से इतना नेगेटिव नहीं है प्रमोटर का सेल, बिकॉज प्रमोटर का सेल कई रीजन के लिए हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कम हो। और खासकर तो न्यू एज कंपनीज के अंदर में जो बड़ा ओवरहैंग था, जो इनके लार्ज इन्वेस्टर्स थे, वो जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है। आई थिंक वो प्राइस डिस्कवरी उतनी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से जो न्यू एज कंपनीज है वहां पे जो सेल हो रही है उसका तो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखेंगे, बिकॉज पहली बार म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं उसके अंदर में, एचएनआईज भी आ गए हैं, फैमिली ऑफिसेज आ गई हैं, और जो ओवरहैंग था कि भाई वो इतना डंप करेंगे स्टॉक, वो धीरे धीरे कम हो। तो मुझे को लगता है कि इंडियन प्रमोटर कंपनी को आप छोड़ दीजिए, बट जो न्यू एज कंपनी की जो सेल हो रही है वो तो लंबे तरीके के पॉजिटिव है कि अब ये इंडियन इन्वेस्टर ग्रुप उन कंपनीज को कंट्रोल करेंगे, ना कि विदेशी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कभी भी डंप कर सकते हैं। तो न्यू एज कंपनी बेनिफिट, इंडियन कंपनीज कॉशन। अजय जी एक व्यू अब आपसे लूंगा। पिछली बार आपने काफी फ्रैंक ओपिनियन दिया था पीवीआर के ऊपर, एक वापस ट्रैक्शन लौटा है स्पेस में और बॉक्स ऑफिस भी काफी कमाल कर रहा है पिछले 3-4 महीने में। हालांकि प्राइसेस अभी भी काफी हाई हैं, लेकिन आपका व्यू क्या होगा? क्या एक रीलुक की जरूरत है यहाँ पर? देखिए काफी रिकवरी तो अनुज जी आ चुकी है स्टॉक के अंदर में। स्टॉक आई थिंक 12 साढ़े 12 तक पहुंच चुका था, 12.5 से उसके ऊपर में भी 1700 का, तो काफी रिकवरी तो ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है। आई थिंक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट के अंदर में रियलाइजेशन आई थी कि जो उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट की थी खासकर कंसेशंस के अंदर में, उस पर कंट्रोल करें, उसको ऑफर दें कस्टमर्स को और अच्छे ऑफर दें कि जिससे कि ऑर्डिनरी आदमी जा सके वहां पे। तो आई थिंक एक डेवलपमेंट पॉजिटिव डेफिनेटली रही है कि एटीट्यूड जो चेंज हुआ है उनका, जो उनको रियलाइजेशन आई कि भैया ये कब तक नहीं चलेगा, वो हुआ है। ऑफ कोर्स बेनिफिट है, नई अच्छी पिक्चरें तो काफी सारा डिमांड आई है उसके अंदर में। उसके बेनिफिट ये है कि आई थिंक इंडिया को अब ज्यादा अच्छी जगह में, मोर जगह में आपको बेनिफिट में एंटरटेनमेंट का, बट वैल्यूएशन को देखते हुए इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक रहेगा हमेशा, बिकॉज जिस क्वार्टर में आपको अच्छी पिक्चर आएंगी आपको अच्छा होगा, जिस क्वार्टर में नहीं आएंगी वो लॉस होगा। तो आज की तारीख में भी ओनली थिंग इज कि मोनोपोली हो गई है इस कंट्री के अंदर में। दैट इज द ओनली थिंग कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं जो मोनोपोली स्टॉक है, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी काफी रहेगी स्टॉक के अंदर में, बिकॉज इसके अंदर में जो अप्स एंड डाउन है क्वार्टर टू क्वार्टर में रहेगा। और खासकर अब जो बेनिफिट आया है, प्रोमोटर स्टेक काफी कम हो गया है दोनों प्रमोटर्स का, बिजली ग्रुप का भी कम हो गया है, प्लस आइनर्स का भी कम हो गया है। तो धीरे धीरे ये कंपनी, इफ यू आस्क मी, ये कोफर्स की तरीके से निकल रही है कंपनी, जिसमें कि शायद प्रोमोटर का इंपैक्ट बहुत कम रह जाएगा और खासकर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वगैरह, मार्केट प्रैक्टिसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, बट इसको आपको 20-25% रिटर्न नहीं मिलने वाला है इस स्टॉक में से, बिकॉज ये डिस्कवर्ड स्टोरी है, मैच्योर स्टोरी है,
ओनरशिप ऑफ एसेट नहीं है, ये पूरी रेंटल स्टोरी पे बेस्ड स्टोरी है। अगर इनके ओनरशिप एसेट की होती तो और अलग बात थी, जैसे एवेन्यू के पास एसेट्स हैं, बट इनके पास में सिर्फ रेंटल है। और अगर और माहौल बढ़ेगा तो रेंटल बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से रेंटल स्टैटिक रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट रहेगा। ये याद रख लीजिएगा कि ये कलेक्शन मॉल वाला भी देख रहा है और जो ओनर है वो भी देख रहा है कि ये कलेक्शन आ रही है, तो रेंटल पे इम्पैक्ट अगले साल में जरूर पड़ेगा। तो एवरेज होल्डिंग है, इसमें कोई मतलब खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं आने वाली हमारे हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म मोनोपोली स्टेटस का स्टॉक है तो आप रख सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। पीवीआर के हर अगर आप देखें इम्पैक्ट किए जाने वाले अगर आप देखें जो एलिमेंट्स हैं उसका उल्लेख यहाँ पे अजय जी करते हुए, और कोविड के टाइम जो रेंटर्स थे वो कम किए गए थे, रेशनलाइज हुए थे, कुछ डिस्काउंट्स थे, वो एक बार फिर से शायद आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा अजय जी, यहाँ पे कुछ कमोडिटी बास्केट पे आपसे बात करना चाहूँगा। ये केमिकल पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? केमिकल जो कि पिछले 3-4 महीनों से ट्रबल फेज में रहा, आज आप आए भी हैं इस कार्यक्रम में तो अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है, कोई व्यू आपका केमिकल्स पे सर? बॉटम फिशिंग हो रही है मार्केट के अंदर में, क्लियरली बॉटम फिशिंग हो रही है, बिकॉज इस सेक्टर ने लास्ट ईयर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद में बिल्कुल गिर गया, बिकॉज डिमांड जो मार्केट में आ गई काफी गिर गई है प्राइसेस। बट आई थिंक ग्लोबल प्राइसेस देखेंगे तो काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं ग्लोबल प्राइसेस इसके अंदर में, और इसलिए जो प्राइस इरोजन था इस कंपनी में हो चुका है। पी एक्सपेंसिव है, ये इन्वेस्टर ध्यान रखेंगे, बट जरूर ये 2 चीजें हुई है, ओनरशिप बहुत कम हो गई है, और ये स्टॉक आज की तारीख में रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक चीपर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर में, तो इसमें आप निवेश केमिकल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट उसको अनफॉर्चुनेटली हमने कन्वर्ट कर दिया कि 30-40% की स्टोरी है। ये है स्टोरी 12% रिटर्न की स्टोरी है, ना कि 25% रिटर्न की स्टोरी है। तो आज भी जो निवेशक जा रहे हैं इसके अंदर में, एक चीज समझ लें कि केमिकल चाहे स्पेशलिटी केमिकल होगा, ये लंबी स्टोरी है जिसमें 12 से 14% रिटर्न आएगी आपकी। 20-25% एक साल कभी दे देगा आपको, उसके ऊपर नहीं देगा, बिकॉज इसके अंदर में कैपेसिटीज बहुत आ रही हैं इस कंट्री के अंदर में। आप हम लोग मॉनिटर करते हैं, कम से कम बिटवीन ड्रग्स एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडिया की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ने वाली है अगले 3 सालों में, 3 गुना। सो कंपटीशन इंटेंस है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस सेक्टर की रिटर्न बहुत ही स्टेडी आएंगी, और आज की तारीख में जो हो रही है प्योर बॉटम फिशिंग है, क्योंकि लोगों ने काफी नुकसान उठाया हुआ है, कुछ लोग एवरेज कर रहे हैं, बट रिटर्न आना थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी वीक है। बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट रिटर्न इसमें से देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक चल रही है, और चाइना फिर से पूरी सप्लाई कर रहा है मार्केट के अंदर में। जो चाइना +1 की जो स्टोरी थी केमिकल की, वो ऑलमोस्ट अब एंड पे आ चुकी है, इतना कोई मेजर शिफ्ट नहीं हो रहा जो हम देख रहे हैं कंपनियों में। तो आप ले लीजिए, बिकॉज बॉटम पे है, आप समझ लें कितना और जाएगा नीचे, ऑप्टिकल इम्पैक्ट है, 52 वीक लो पे चल रहे हैं कई स्टॉक, उसके करते ले सकते हैं। बट आप फंडामेंटली अभी इंडस्ट्री के अंदर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, प्राइस इरोजन कम हो गया है, नेगेटिव है कि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही वीक चल रही है इसके अंदर में, तो इसलिए लंबी रखना है, 3 साल रखना है, आराम से लीजिए। 3 साल की स्टोरी बेहतर है, 12 महीने की स्टोरी मुश्किल है। जी हाँ, तो 3 साल का पर्सपेक्टिव अगर आपका है, 36 महीने 40 महीने आप दे सकते हैं, तो केमिकल आपके लिए प्राइस पे एक सटीक स्पेस है। अच्छा अजय जी, जब आपसे डिस्कशन में अगला करूंगा तो उसमें मैं एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी का उल्लेख भी करूंगा, विद डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका आना प्लस पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस का बास्केट, अब आपको लग कैसा रहा है? आपके प्रेफर्ड जो स्टॉक्स हैं एनबीएफसीज में वो क्या है इस वक्त? जीरो एनबीएफसी स्टॉक हमारा जीरो इस समय, एब्सोल्युटली जीरो होल्डिंग है हमारी एनबीएफसी में आज की तारीख के अंदर में। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है हमारे हिसाब से, कि देखिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट में बिहाइंड द कर्व चल रही है, और अब की बार पहली बार इलेक्शन ईयर में इंटरेस्ट रेट की जगह उसने सीआरआर का टूल यूज किया है लिक्विडिटी निकालने के लिए। अगली मीटिंग में उनको और स्टेप लेने पड़ेंगे, ये सीआरआर 8 सितंबर को जाने वाला नहीं है जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है। और दूसरी, धीरे धीरे एक जो सैलाब आने वाला है अनसिक्योर्ड लोन्स की प्रॉब्लम का, अभी कम नजर आ रहा है, आप 6 से 8 महीने बाद देखेंगे, फेस्टिव सीजन के बाद देखेंगे कैसे उसमें से डिफॉल्ट शुरू होने वाले हैं, बिकॉज इस इन्फ्लेशन के माहौल में जिस लोगों ने लोन लिया है मोस्टली फिक्स इनकम या ट्रेडर हैं, और उनकी इनकम और आय आज की तारीख में इन्फ्लेशन का खाना खरीदने में उसमें ज्यादा जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ईएमआई बढ़ेगी, उनके पास अनसिक्योर्ड डेट सर्विस करने के लिए नहीं होगा। आप प्रायोरिटी लेंगे तो मकान की ईएमआई देंगे और व्हीकल की ईएमआई देंगे, अनसिक्योर्ड लोन सबसे पहले आप डिफॉल्ट करेंगे उसमें।
तो हमारे हिसाब से आज की तारीख में हमारी एनबीएफसी होल्डिंग जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो। हमारे सारे उसमें एडवाइजरी भी जीरो है कि आज की जो माहौल बन रहा है उसके अंदर में कंपटीशन, 300 कंपनियां आज लोन दे रही हैं आपको। आप जाइए नेट पे जाइए, देखिएगा 50 लोग तैयार हैं आपको लोन देने के लिए। किस लिए? कि आप सब्जी खरीद लिए या आप कुवैत चले जाइए या हॉलिडे पे चले जाइए। लोन का प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए हमने अपना होल्डिंग एनबीएफसी में इसमें जीरो कर दिया है। ओके, चलिए अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू अनुज जी, करने के लिए थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है हमें, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद सुशील केडिया से बात करेंगे।